उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों के नाम बदल गए। एक ही राज्य है जिसका प्राचीन काल में जो नाम था, नीलमत पुराण में यदि कश्मीर था तो आज भी कश्मीर। जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया। तब बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे। Namaskar, hello and welcome to this edition of The Hotspot, brought to you by JB Park Consultant. I am Rahul Srivastav. Modern day politics is all about narratives, counter narratives, narratives which have a fine print, which can be subversive, offensive and much more. Let's imagine a platform for narrative setting on religion and politics. A debater suddenly says, dharnati iti dharma. यानी जिस चीज में सृष्टि को होल्ड करके रखा हो वो धर्म है। ये हिंदू मुस्लिम ईसाई का मुद्दा नहीं, ये वैसा ही है जैसे सूर्य का धर्म है कि वो उगे और डूबे, वायु का अलग धर्म है। राम मंदिर का मुद्दा हो तो स्टैंड ये हो कि राम शब्द की उत्पत्ति रम धातु से है, रमन्ते इति रामः। गालिब साहब के एक शेर को थोड़ा तब्दील करके कि हैं और भी पार्टियों के प्रवक्ता बहुत अच्छे, कहते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी का है अंदाज बयां। और सुधांशु जी, वेलकम टू द हॉटस्पॉट। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लखनऊ में जन्म हुआ, पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग पढ़ डाली, अब पूरी दुनिया जो है वो घर में बीवी पति से, पति पत्नी से, बेटा पिता से, आदमी पड़ोसी से, सबसे बहस से भागता है। आप बहस के You have become a master of the debate. नहीं, there is nothing to be called the master of debate. Whosoever is born in India, and particularly in Hindu tradition, he has to have some inculcated inherent capability of debate. The reason being, if you consider, इसको मैं हिंदी में आपसे कहूं कि हिंदी में आ जाइए। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं। देखिए, जो कोई भारत की धरती पर उत्पन्न हुआ और यदि वो हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो डिबेट, विमर्श, ये तो उसकी स्वतः परंपरा में है। क्यों? अगर इसको एक रिलीजन के रूप में कहें तो दुनिया में बताइए जितने भी रिलीजन हैं उनमें कहा जाता है डिबेट का स्कोप नहीं है मेरे भाई। जो कह दिया गया वो मान लो। एक कहता जो कहा गया वो मान लो, नहीं तो नरक में जाओगे। दूसरा कहता जो कहा गया मान लो, नहीं तो सरतन से जुदा हो जाएगा। सिर्फ हिंदू धर्म संस्कृति है जो शास्त्रार्थ की वैदिक परंपरा लाती है। हमारा धर्म ग्रंथ है, एक व्यक्ति कहता है इसका एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, आइए, द्वैतवादियों का एक इंटरप्रिटेशन है, अद्वैतवादियों का दूसरा इंटरप्रिटेशन है, और विधिवत एक स्ट्रक्चर्ड शास्त्रार्थ के द्वारा आप सेटल करिए। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो वेदों में अनेक शास्त्रार्थ हैं, और ऐसा नहीं है। देखिए, यहां एक और बात कहूं, वुमेन्स वर नॉट डिप्राइव्ड, यहीं से आख्यान शुरू होता है, नैरेटिव। क्या फॉल्स नेस्टी नैरेटिव्स हैव बीन बिल्ड अप इन इंडिया कि साहब वुमेन को पढ़ने नहीं देते थे, उनको नहीं करने देते थे। 21 से अधिक वैदिक ऋषिकाएं हैं। याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ है। संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ साथ आई चैलेंज, दुनिया में कोई बताइए जहां रिलीजियस टेक्स्ट पर कमेंट्री करने का अधिकार किसी वुमेन को रहा हो, और कमेंट्री करने का नहीं, आर्ग्यू या डिबेट करने का अधिकार फ्रॉम ए स्कॉलर किसी वुमेन को रहा हो। अब आइए उसके आगे, जब हम डिबेट की बात करते हैं तो द मोस्ट फेमस डिबेट ऑफ एंटायर इंडियन कल्चर, जिसको लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी जिंदगी में सुना जरूर होगा, चाहे पढ़ा ना हो, वो क्या था? शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ। ठीक, उसका जज कौन था? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। देन अगेन आई चैलेंज, पहले तो मुझे कोई ऐसा धर्म बताओ जो शास्त्रार्थ की अनुमति देता हो, और उसके बाद यह बताओ कि दो पुरुषों के बीच में शास्त्रार्थ हो और उसका न्यायाधीश एक महिला हो, और उसके बाद नैरेटिव यह सेटअप किया जाता है कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। दीज आर द नेस्टी नैरेटिव्स ऑफ लास्ट सेकेंड सेंचुरीज, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश
आजादी के बाद हमें इसका कोर्स करेक्शन करना चाहिए था, हमने फर्दर डिटोरिएशन किया। अब देखिए, यानी हमने संशोधन की बजाय उसे और ध्वस्त करने का कार्य किया। आप सोचे होंगे कि मैंने सुधांशु त्रिवेदी को यहाँ बीच में रोका क्यों नहीं, बिकॉज आई वॉज सेटिंग द स्टेज दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डिबेट विद समबडी हु क्रिएट्स दिस, ब्रिंग्स दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द फोर्स टू सेटल ए पॉइंट कि पिछले 1947 के बाद से सरकारों ने बहुत गड़बड़ किया है। नाउ द अंडरलाइन कुड वेल दैट बी। नाउ मैं सुधांशु ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतना सारा जो चीज़ें बोली, इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक the Germans bombarding the in World War II, which was called the Blitzkrieg. तो ये बताइए, ब्लिट्जक्रीग के लिए बैठ के सालों आपने स्कूल में घोटे वोटे लगाए क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे बचपन से इन सब चीज़ों में रुचि थी। हमारे फादर जो थे वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। घर पे बहुत विद्वानों, माता जी हिंदी की थी, बाद में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई है गर्ल्स कॉलेज से। तो घर पे विद्वानों का आना जाना बहुत था। बचपन में पापा एक लेक्चर सीरीज कराते थे हर महीने के फर्स्ट संडे को, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सभागार में। उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग आके लेक्चर देते थे। तो वो क्लास 4th, 5th, 6th से मुझे वो चीज़ें सुनने का मौका मिला। फिर घर में डिस्कशन, फिर मेरी टेंडेंसी थी तो हमने उसको पढ़ना। फिर जब थोड़ा और बड़े हुए, इंजीनियरिंग में आए तो इंटरेस्ट जागृत हुआ, पढ़ा। तो धीरे धीरे मित्र आपके 9th में कुछ बताते हैं एक किस्सा कि जब आपने 6th में शायद आपने कुछ अध्याय पढ़ डाले थे। नहीं वो, और फिर आपने टीचर को सरप्राइज कर दिया था। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो क्योंकि हमारी मदर हिंदी की लेक्चरर थी, तो जैसे अब हम क्लास 6 में पढ़ते थे, पर क्लास 12th और BA और उसकी भी बुक्स रखी रहती थी। इंटरेस्ट था, देखा, पढ़ा और थोड़ा याद हो गया। अब जैसे आप जिन लोगों ने पढ़ा होगा इसको, अगर हिंदी साहित्य पढ़ा है, नहीं तो जिन्होंने UP, MP, राजस्थान, बिहार बोर्ड से भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन कविताओं को पढ़ा होगा, जो साइंस और कॉमर्स के भी रहे होंगे। बड़ी फेमस कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, वीरों का कैसा हो बसंत। तो वो बाई चांस वो पढ़ाई जा रही थी और हम लोग, जैसे होता कई बार कि बगल वाले स्टूडेंट से बात करने में लगे। चिकर मिकिर कहते हैं हमारे यहाँ। जैसे क्लास में होता ना, अगल बगल आप थोड़ा कुछ इधर उधर, क्लास से अटेंशन डाइवर्ट हो गया। अब अचानक टीचर को लगा, तो टीचर ने कहा खड़े होइए और बताइए। तो रूल ये था कि भाई जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए, लाइन को रीड करिए एंड देन यू गिव दी समरी और एक्सप्लेन जो उसका अर्थ बताइए। अब हमने देखा किताब में तो हमें ध्यान ही नहीं था कौन सा चैप्टर, हमारे पास दूसरा चैप्टर खुला हुआ था। जब खड़े हुए तो दिखा कि वो सुभद्रा कुमारी चौहान वाला चैप्टर सामने वाले की, सामने ऊपर जब खड़े हुए ना, तो सामने वाले की डेस्क में दिख गया ना कि वो वाला चैप्टर खुला हुआ है। तो वो कविता संयोग से मैंने क्लास 6 में याद कर रखी थी। यानी 9th में वो 6th की कविता, 6th में आपने जो हमारे सिलेबस में 9th में थी वो हमें 6th में पढ़ ली, बाई चांस हमने पढ़ ली। तो और हमें याद भी हो गई। बहुत अच्छी कविता थी। अगर जिन लोगों ने सुना हो तो उन्हें याद हो कि वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार। आजकल की जनरेशन समझने में मुश्किल लगे। उदधि मतलब सागर, समुंदर। उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। प्राची कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन को, पश्चिम वेस्ट, और भू यानी जमीन, और नभ, प्राची पश्चिम भू नभ अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये अभी तक कैसे याद है? यानी मैंने, ठीक है, नहीं 6th तो 9th में 3 साल का डिफरेंस था, इसे क्यों नहीं याद होना चाहिए? अब देखिए, आज के युग के हिसाब से भी बड़ा उसका एक अच्छा लाइन है। वो कहता है गलबाहें हो या हो कृपाण। वो आजकल नहीं था, आप तो प्यार मोहब्बत में पड़ गए, रोमांस में। वो कहता गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो। अब आज की लाइफ में कभी आदमी सोचता चलो भाई थोड़ा जिंदगी के प्लेजर्स ले लें, फिर कभी कहता नहीं, कभी कहता युद्ध, एक मतलब युद्ध का मतलब जिंदगी में जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनको फेस करें। फिर कभी कहता हो रस विलास या दलित त्राण, अब मैंने बहुत प्रॉस्पेरिटी अटेन कर ली तो अब मैं इसको एंजॉय करूं या पुअर एंड डाउन ट्रॉडन के विषय में भी सोचूं, अब यही समस्या है दुरंत। नाउ इट्स बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, वीरों का कैसा हो बसंत। तो बाई चांस हमें याद था तो मैंने उसका अर्थ भी मुझे पढ़ा था। फिर टीचर का क्या रिस्पॉन्स? कुछ नहीं, शी वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड कि उसने देखा कि किताब तो खुली नहीं है। आप कहीं किताब से तो नहीं पढ़ रहे हैं? ये किताब नहीं, किताब से ही उठ के पढ़ना था ना, वरना याद हो नहीं सकता। और फिर हमने उसका अर्थ भी, अच्छा मैं तो उस समय बात कर रहा था तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि अभी तक तो टीचर ने अर्थ बताया नहीं था।
और अर्थ मुझे बाय चांस पहले से बता दो, चांस की बात, तो टीचर ने मुझे अलग से बुला के बात फर्स्ट किया। डिबेट का आपने एक बार और भी एक किस्सा है बड़ा मजेदार, जबकि मैं इसमें कहूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, क्लास 6 की बात है, वर्षा ऋतु के ऊपर लेख लिखने को आया, कहा गया घर से लिख के लाओ। हमारे फादर ने हमें बताया और हमने वो वर्षा ऋतु पे लेख लिखा। और उसमें मतलब कालिदास के ऋतु संहार से लेकर, जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा तो पद्माकर और रत्नाकर जो ब्रज भाषा के बड़े शानदार कवि हुए हैं, उन सब का रेफरेंस। जैसे अब इस समय सावन का महीना चल रहा है, आप देखिए वर्षा ऋतु को कैसे जीवन से जोड़ा जाता है और जीवन की वैल्यूज से कैसे जोड़ा जा सकता है। सिर्फ 3 चौपाइयां रामचरितमानस की। वर्षा ऋतु शुरू कैसे होती है? पानी से भरे हुए बादल नीचे आके झुकते हैं, तो उन्होंने क्या तुलना दी? बरसहि जलद भूमि नियर आए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। यानी पानी से भरे हुए बादल उसी प्रकार झुक जाते हैं जैसे विद्या और बुद्धि पाकर सज्जन लोग विनम्र हो जाते। विद्या ददाति विनयम, बिल्कुल भाई। और यहां एक और बात बताऊं, बरसहि जलद भूमि नियर आए, ये नियर वर्ड अंग्रेजी का है, ये तो अंग्रेजी नहीं आई थी उस समय तक। ये नियर आए वर्ड भी संस्कृत से ही निकला हुआ है, नियर जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। अब सुनिए, जब वो नीचे आ गए, पानी बरसेगा तो क्या होगा? वो गिरा, अगर पहाड़ी पे गिरेगा या जमीन पे गिरेगा। तो जब पहाड़ पे गिरता है पानी, तो वो गिरता है और वो नीचे चला जाता है, यानी उस पर टिकता नहीं है। पहाड़ के अविचल व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो ये कहते हैं कि बूंद अघात सहे गिरी ऐसे, खलके वचन संत समझ ऐसे। यानी दुष्ट व्यक्ति अगर किसी संत के बारे में अपशब्द बोलता है तो उसके विराट अविचल व्यक्तित्व पर वैसे ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे पानी की बूंद गिरती है पहाड़ पर और नीचे चली जाती। अब अगर वो जमीन पे गिरती है तो देखिए कितनी गहरी बात कही। आप सबने अगर साइंस में भी पढ़ा होगा तो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज जो आसमान से पानी की बूंद गिरती है। नो मोर इन अर्बन एरियाज। अब तो नहीं, फर्स्ट अब अर्बन एरियाज में हो गया कि जो पहली वाली बरसात है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत से कंटेमिनेशन लेके आई होती है। जो फर्स्ट फ्लो ऑफ को निकाल दीजिए, उसके बाद जो पानी गिरता है वो सबसे प्योर होता है। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वही अब कहते हैं कि वो जमीन पे जैसे ही गिरती है पानी की बूंद तो वो एकदम प्योर एंड चेस्ट होती है, तुरंत उसमें मट्टी लपट जाती है। तो कहते हैं भूमि गिरत ज्यों ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। तो जैसे हमारी आत्मा आती है इस संसार में और जैसे ही वो संसार के टच में आती है, माया उसको वैसे ही लपेट लेती है जैसे पानी की उस प्योर बूंद को लपेट। अब सोचिए अब क्या हुआ, ये हमने लिख दिया तो टीचर ने काट कूट के 0 कर दिया। ये आपने लिख दिया था? हाँ, सब लिखा हुआ था। क्यों? अरे ऐसे क्या नाराजगी थी? उन्होंने कहा कि ये खुद नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। ये कहीं से टीपा है, यानी टीपा है। तो मैं गया टीचर के पास, वो मैडम जोशी थी, उनका मुझे पूरा नाम नहीं ध्यान है। तो मैंने कहा कि साहब ने ये कैसे कर दिया? तो उन्होंने कहा ये तुमने खुद लिखा है? मैंने कहा। तो उन्होंने पूछा ये कविता, मुझे याद थी तो मैंने उनको सुनाया। फिर फिर उनका अर्थ पूछा तो अर्थ भी मैंने बता दिया। तो मतलब ऐसा नहीं था, मेरे फादर ने बताया तो उन्होंने मुझे एक एक चीज डिटेल बताई और मैंने भी उसको याद किया। देन शी बिकम लिटिल बिट, सब तो उन्होंने अपना कमेंट चेंज किया कि पहले उन्होंने ये लिखा कि निबंध बहुत अच्छा है पर स्वयं नहीं लिखा है। फिर उस बाद में उन्होंने लिखा निबंध स्वयं बहुत अच्छा है परंतु क्लास 6 के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। फिर वो हमको प्रिंसिपल के पास ले गई, कहती मैडम ये क्लास 6 का बच्चा है और इसने तो ऐसा वो लिखा, देखिए साहब जैसे एमए में हो। अब उनको क्या पता कि वो तो पापा ने लिखाया था। मगर मेरा दायित्व ये था कि मैंने वो सारा याद भी किया और उसको समझा भी था और वो मुझे आज तक याद है। इसीलिए यानी मैं व्यूअर्स को कह सकता हूं कि इसके पहले की और बाद की बात काट दे तो इतनी बात विपक्ष के लोग इसको धर सकते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने के ऊपर एक टीचर ने पूरा उनका आंसर काट के लिख दिया था कि नकल करी आपने। आजकल का नैरेटिव से बिल्कुल। और उसके बाद उनको ये एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा ना। ठीक है, मैं ये बताइए मुझे कि फर्स्ट डिबेट, डू यू रिमेंबर इट? आज को याद है कि पहली बार डिबेट, और ये प्रतिभा कि आप इसमें बेहतर कर सकते हैं डेस्पाइट, यानी आप इंक्लाइंड थे, ब्राह्मण परिवार से थे साहब, यानी अच्छे काम करने तो इंजीनियर बनना था, डॉक्टर बनना था। तो ये डिबेटिंग का स्किल कहाँ से कब से पकड़ा? कुछ तो वैसे मैंने पहली बार जो इस डिबेट वर्ड तो नहीं था। हाँ। 15 अगस्त को जो होता है ना, कुछ आपको बोलना होता है, 5 you have to give a little a brief speech on 15 अगस्त। तो बच्चा तो मैं क्लास केजी में मैंने दिया था। अच्छा।
तो पहली बार बोला था। नहीं तो कुछ फिर उसमें क्लास से- फिफ्थ, क्लास फर्स्ट में ये स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। नहीं तो कॉलेज करते First and करते फिर second। आप राजनीति और इधर वो कुल मिला के ऐसा रहा कि जब इंजीनियरिंग में गए 11th और 12th में मैं संघ के कार्यक्रमों में जाना प्रारंभ किया था, तो संघ के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गया 10वीं 12वीं में। फिर जब बीटेक करने गए तो फिर वहाँ पे फिर पक्के वाले स्वयंसेवक बने और संघ के दायित्वों का भी वहन किया। खंड कार्यवाह, बौद्धिक प्रमुख, विद्यार्थी परिषद के सचिव, वहाँ से फिर लखनऊ के संघ में इन्वॉल्वमेंट और वहाँ से भाजपा में। तो जहाँ जैसे यूजुअल रोड, कितना साल लगा इस रोड को ट्रैवर्स करने में, बी से बीटेक से लेकर के बीजेपी में आने का? देखिए 4 साल तो बीटेक करते रहे। पास आउट होने के बाद तब तक हम लोगों की वो कल्याण सिंह जी वाली सरकार आ चुकी थी 92 वाली। तो फिर भाजपा के कई नेताओं से भी संघ के माध्यम से परिचय हो गया, जिसमें एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे जिनकी डेथ हो गई, कलराज मिश्रा जी जो अभी राजस्थान के गवर्नर थे, हाँ हत्या हो गई थी, और कलराज मिश्रा जी जो अभी राजस्थान के गवर्नर थे, और राजनाथ सिंह जी। फिर मेरी राजनाथ जी से निकटता बढ़ती चली गई और वो एक अलग डायमेंशन पे चली गई। फिर मैं यू वर एडवाइजर टू हिम। चित्रकूट यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ नानाजी देशमुख, वो तो मतलब आयु में मेरे ग्रैंडफादर के बराबर थे, पर संयोग से उनसे बहुत निकटता और स्नेह प्राप्त हुआ, उनसे भी चीज़ें सीखने को मिली। फिर राजनाथ जी से मेरी एक अलग डायमेंशन पे निकटता। तो क्या होता है, जैसा कोई भी आदमी जो हमारी एज तक पहुँच चुका होगा या हमसे 10 साल कम भी उम्र का होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेगा तो ये कहने में बात किसी को बहुत अजीब लगेगी, पर ऐसा नहीं है कि जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में वही होता है। तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहाँ ले जाए। परिस्थितियां आपको ले जाती हैं, वो डिटरमिन करती हैं आपका। तो अंशु जी, मैं आपको इस मुकाम पे आप यहाँ पे ले आया हूँ, दिस इज वन एलिमेंट। यानी मैं इस बात को मैं ओपनली कहूँगा कि मैं बीजेपी में ऐसे बहुत बड़े वर्ग को जानता हूँ जो कि हिंदू धर्म की बात करता है, मगर मैं जानता हूँ कि धर्म के ध से नहीं पता उनको क्या है। तो सुधांशु त्रिवेदी वॉज पार्ट ऑफ दैट। आज की तारीख में अगर हम आ जाते हैं, आप काफ़ी सालों से 2010 के करीब से नैरेटिव का हिस्सा अब हो गए हैं बीजेपी के नैरेटिव बिल्डिंग का। तो एक आरोप जो लग रहा है, मैं देख रहा हूं कि, और ये हम क्या पूरा देश देख रहा है, और ये एक लेवल तक सच भी है, मैं मानता हूं कि जो नैरेटिव सेटिंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रैंगल होल्ड आया है राइट विंग आइडियोलॉजी एंड थॉट प्रोसेस का। और उसके पीछे एक कारण भी होते हैं। कारण ये भी होते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद अगर आप देखिए तो नैरेटिव ऐसा था कि लेफ्ट एंड द सेंटर टू द लेफ्ट, ये कंपीटिंग लोग थे, ये कंपीटिंग थे, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के लोग जो थे। उसके बाद एक पीरियड आया जब कोलिशंस का पीरियड आया, तो कोलिशन बिटवीन दीज टू हो गया, क्योंकि थर्ड तो था ही नहीं। उसके बाद 80s के राम मंदिर के बाद से जो राइट विंग ने स्ट्राइडेंस पकड़ी, तो एक राइट विंग थॉट प्रोसेस सिस्टम में आया और मीडिया वाले उसकी तरफ भी इंक्लाइंड होने लगे। कुछ लोगों ने ओपनली किया कि वो दे आर स्लाइटली राइट टू द सेंटर। उसके बाद आप लोग सत्ता में आ गए। अब 10 साल से अगर हम हाल देख रहे हैं तो द स्पेस और एग्रेसिव नैरेटिव बिल्डिंग जो आप मिलता है बीजेपी को या राइट विंग आइडियोलॉजी को, वो ज्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी बात में संशोधन करूंगा। हम लोग कोई नैरेटिव सेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नैरेटिव करेक्शन कर रहे हैं। मतलब वो जो इन्फेक्शियस नैरेटिव लाया गया था, सिर्फ उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं। हम सिर्फ ओरिजिनल चीज को लाना चाह रहे हैं। नैरेटिव सेटअप तो 200 साल पहले मैकॉले ने किया, 100 साल पहले मार्क्सिस्टों ने किया, और उसके बाद उसको डिस्टॉर्ट किया गया। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि द मैकॉलेज नैरेटिव ऑफ 19th सेंचुरी, द मार्क्सिस्ट नैरेटिव ऑफ 20th सेंचुरी से बाहर निकलिए और 21st सेंचुरी के रियलिटी में आइए। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद जो डीकोलोनाइजेशन था, डीकोलोनाइजेशन, दिमागों पर जो एक गुलामी की मानसिकता थी, उसके विरुद्ध पहली बार एक प्रभावी प्रयास हुआ, जिसे आपने एग्रेसिव कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं, असर्टिव। सिर्फ हम असर्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा भी ये सत्य है, इसको सुनो। और जो जिसको इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वो जानते क्या हो रही है?
इट्स लाइक कि जब 47 में राजे रजवाड़ों की सत्ता गई थी तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था कि ये कैसे ही, इनकी क्या हैसियत थी, ये तो आम पब्लिक थे, मेरे खिलाफ कैसे आगे, मुझसे सवाल कैसे पूछने लगे। मोनोपोली 77 में 30 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता गई तो चल ये कौन सी पार्टियां हैं, मजाक उड़ाया जाता था। तो वैसे ही भारत में टेक्निकली डेमोक्रेसी आई 47 में, प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी आई 77 में। और जब राम मंदिर आंदोलन 90s में आगे बढ़ा तो आपने देखा होगा, आप तो वहां बड़े प्रबुद्ध और प्रमुख पत्रकार रहे हैं, तो जो वर्नैकुलर मीडिया था उसके अंदर ये दूसरा एस्पेक्ट उभर के आना शुरू हुआ। तो अभी तक ये जो लेफ्ट की मोनोपोली थी, अब भाई ऑन द लाइटर नोट कहूं, अब तो MRTP एक्ट आ चुका ना, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, तो अब मोनोपोली नहीं चलेगी। तो वो 90 के दशक में वर्नैकुलर मीडिया में आया। अब मोदी जी के सत्ता में आने के बाद नेशनल मीडिया में एक ट्रू डेमोक्रेसी आ रही है। भाई एक थॉट ये है, एक थॉट ये, दोनों को सुनो। अब वो लोग जो कहते थे सिर्फ मेरा थॉट सुना जाना चाहिए, उनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है कि ये दूसरा थॉट आ क्यों रहा है। मैं यहीं पे सुधांशु जी आपसे पूछना चाहूंगा कि इस समय पे ऐसा क्यों है कि जब आप क्लेंजिंग, अब मैं इसी में एक सवाल पूछ लूं, ये जो क्लेंजिंग की बात आ रही है, ये ठीक है कि आप मान लीजिए आपकी नजरिए में क्लेंजिंग जरूरी है, वो आपका पर्सपेक्टिव, लेकिन आप एक जंगल उगा सकते हैं, लेकिन आप भी यूकेलिप्टस का पेड़ बन रहे हैं जिसके आसपास कुछ ना उगे। क्या है कि पिछले को हटा के आर यू नॉट क्रिएटिंग अ सिस्टम जिसके अंदर आप ही डोमिनेंट हो? यू आर नॉट क्रिएटिंग अ फॉरेस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नैरेटिव्स और थॉट प्रोसेस। एक जंगल बसना चाहिए ना जिसमें सब हो। मैंने तो ये बात कही, जो हिंदू थॉट है वो तो शास्त्रार्थ से शुरू होकर अनेकों देवताओं तक जाता है। ये तो सीमेटिक थॉट है कि एक जो मैंने कह दिया इसके इधर उधर कुछ नहीं। हम तो कहते हैं नाना प्रकार के विचार हैं। हम तो कहते हैं ना, आ नो भद्रः कृतवो अंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द साइड। हम कहते हैं आकाशात पतितः तोयम यथा गच्छति समुद्र से, जैसे अनेक नदियों से होता हुआ समुद्र में। कौन कहता है रिलीजन में दूसरा कहता ना सिर्फ एक ही रास्ते से जाता है। नहीं, ये तो हम कह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं, हम आप हैं जो कि पढ़े हुए हैं। नहीं, तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप पढ़े हुए हैं, मगर जब यही नैरेटिव, नहीं, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जो कहता है एक ही रास्ते से जाता है, उससे चुभन शुरू होती है कि ये अनेक रास्तों से कैसे जा सकता है, इसलिए उन्हें यूकेलिप्टस लगता। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं अभी हाल की घटना का। अभी पार्लियामेंट में एक बहुत हमारे चेयरमैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट और जया बच्चन जी के बीच में थोड़ा वो हुआ, थोड़ा जी। देखिए, मैं उसमें दो चीज़ें कहता हूँ। पहली बात तो मैं उसके अभी उस पक्ष में नहीं जा रहा हूँ, मैं नैरेटिव वाले पक्ष में रह रहा हूँ। जया जी का नाम उस समय हरिवंश जी ने लिया, जया अमिताभ बच्चन। तो जया जी का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, बहुत ही देश की बहुत प्रतिष्ठित और एक आइकॉनिक वो रही हैं कलाकार। वो उन्होंने कहा कि साहब अमिताभ बच्चन क्यों? तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा, अच्छा राज्यसभा लोकसभा में रूल है कि गजट में जो नाम आपका लिखा है वही लिखा रहेगा, इवन स्पेलिंग भी करेक्ट करनी है तो देयर इज अ प्रोसीजर, यू कैन चेंज और करेक्ट योर नेम। तो उनके मुंह से निकला कि इसका मतलब वो पति के नाम से ही सारा होना चाहिए, व्यक्ति की सेल्फ की आइडेंटिटी नहीं, किसी दूसरे के नाम से ही होना चाहिए। अब ये जो एक नैरेटिव है ना कि इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता, जया जी के लिए पर्सनल नहीं कह रहा हूं, ये एक ब्रॉडर नैरेटिव है जिसमें एक सोसाइटी फंसी हुई है। अब आप ये बताइए, वहीं पे आप कहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पिताजी का नाम है, नो इशू। मोहनदास करमचंद गांधी, नो इशू। भीमराव रामजी अंबेडकर, नो इशू। नितिन जयराम गडकरी, नो इशू। क्यों? अब यहां मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने नैरेटिव क्यों ऐसे सेट किए? पिता के नाम पुत्र के साथ जुड़ेगा तो इससे पुत्र की आइडेंटिटी डाउन नहीं हो रही है। इस नैरेटिव का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र जो हैं ये दो क्लास नहीं है सोसाइटी में। आप कभी किसी के पुत्र हैं तो कभी किसी के पिता भी बनेंगे। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैन एंड वुमेन आर टू क्लास, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। और जो लोग हमको आके ज्ञान देते हैं, मगर क्या आपको नहीं लग रहा आप भी उसी एक बैंडवैगन का हिस्सा हो रहे हैं सुधांशु जी? नहीं, हम तो कोर्स करेक्शन का हिस्सा है। हम कभी नहीं कह रहे मेरी अकेली बात मानो, हम तो फिर कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं मत मानो, वो कहते हैं जो कह रहा हूं मानो। और हम कहते हैं हर चीज को फैक्ट के ऊपर तोलो, हम तो शास्त्रार्थ की परंपरा वाले हैं। दूसरी वॉइस नहीं है मीडिया में, काफी उसको एक स्पेस उसकी सिकुड़ी है, ये आपको नहीं? ऑब्वियसली
मोनोपोली खत्म होगी तो स्पेस सिकुड़ी भी महसूस होगी, दूसरी वॉइस तो है। यानी you are saying that one monopoly is replaced by another. No, not monopoly. Now it has become an open market or open space. There is one option this, one option. अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अभी बांग्लादेश की घटना हुई तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं उससे क्या मतलब, हो तो बांग्लादेशी थे। कुछ पत्रकारों ने कहा ना कि उनको हिंदू से क्यों देख रहे हैं। उनमें से किसी को मैंने नहीं सुना कि जिसने कहा हो कि जो हमास वाली बात है उस पर हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों बोल रहा भाई, उसका क्या लेने देना है यहाँ से। मैं इस पे आऊंगा, मैं इस पे आऊंगा। मैंने एक ट्रेंड ये भी देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज डे टॉपिक डिसाइड करने लगी हैं, एजेंडा ऑफ द डे डिबेट्स का तय करने लगी। मैंने देखा है, यानी आई हैव स्पेंट 39 इयर्स नाउ इन द प्रोफेशन। ये मैंने पहले नहीं देखा था। एक फेज आया था जब हमको सटल हिंट्स के जरिए बोल दिया जाता था कि अब आप ये बीट करिए, अब आप ये बीट के लायक नहीं रहे, मगर अब डेली डिबेट्स तय होने लगी एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑफिसेस। ये आपको लगता है एज समबडी जो कि नैरेटिव बनने का हिस्सा है कि इवन आप एक सिस्टम में पपेट होते जा रहे हैं, कि फिक्स डिबेट में एक फिक्स नैरेटिव को आपको बिल्ड करने को करना पड़ता है। यू आर इंटेलिजेंट मैन, आप रामचरितमानस, गीता, वेद पाठ, फारसी के तमाम चीजें, कुरान शरीफ जानते हैं। फॉर समबडी एज इंटेलिजेंट एंड यू। नहीं देखिए, यहाँ पे मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज ही सेट करती हैं। अगर ऐसा होता तो किसी पार्टी के खिलाफ कोई डिबेट ही नहीं होती। तमाम पिछले 20-25 सालों में हमारी सरकार के 10 साल उनके, ऐसा नहीं है, कई बार रूलिंग गवर्नमेंट ने नहीं चाहा और उसके बावजूद न चाहते हुए खूब डिबेट हुई है। हम लोगों के खिलाफ खूब डिबेटें नहीं हुई हैं। मतलब यूपी में हाथरस से लेके और कितनी घटना, उन्नाव वाले कांड से लेके बहुत और तमाम नहीं अरे भाई यानी वो एक होता है निर्ममता से पिटाई टीवी पे होना और नहीं, वो भी आपकी बात यानी सही है। जिसका पॉइंट कमजोर होगा निर्ममता से पिटाई होगी। कमजोर बल्लेबाज ज्यादा धुना जाएगा, कमजोर अंपायर अपना हो तब भी फायदा होता है। देखिए मेरा मानना है आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया भी आ चुका है, यदि सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा कि अब आज की डेट में एम्पायरिंग का उतना महत्व नहीं रह गया। अच्छा, कभी लगा वैसे थोड़ा एम्पायर आपके फेवर में एक दो बार कहीं? नहीं है, ऐसी बात नहीं। कभी कभी ये भी लगता, हमने वो दौर भी देखा है। आपको तो ध्यान होगा, आप पहले जिस चैनल में हुआ करते थे, क्या गजब की एम्पायरिंग होती थी अगेंस्ट में, कि विरोधी वाले को एलबीडब्ल्यू देना ही नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि पाकिस्तान में कोई एलबीडब्ल्यू होता ही नहीं था। मतलब मुझे याद है 80s की बात है, मैंने एक बार पढ़ा था क्रिकेट सम्राट में कि अपने पूरे कैरियर में जावेद मियांदाद 39 टाइम्स एलबीडब्ल्यू हुए थे, मगर पाकिस्तान में एक बार नहीं हुए। पाकिस्तान में एक बार भी एलबीडब्ल्यू नहीं हुए थे, तो वैसी एम्पायरिंग भी चलती थी। यानी आज तो मौका दोनों पक्षों को मिलता है, तब तो मौका ही नहीं मिलता था। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने यानी व्हाट ए जेम ऑफ अ एग्जाम्पल यू हैव गिवन। क्या एनोलॉजी है कि स्टूडियो में टीवी डिबेट और क्रिकेट में क्या सिमिलैरिटी है। यानी देखिए, ज्ञानी आदमी से ये फायदा होता है बात करने का कि अगर एम्पायर अपना हो या एंकर अपना हो तो जो डिबेटर है वो एलबीडब्ल्यू आउट होएगा नहीं। ये इंटरेस्टिंग एनोलॉजी है, मैं इसको कहीं ना कहीं यूज करूंगा। क्वालिटी ऑफ स्पोक्स पर्सन, सुधांशु जी, एट वन टाइम आई हैव डेल्ट विद मधु दंडवते, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन एंड सेवरल अदर्स। नहीं देखिए, मैं भी ये कहना चाहूँगा, मैंने भी जब 12 साल पहले प्रारंभ किया था तो कांग्रेस के किन किन लोगों के साथ मुझे डिबेट करने का अवसर मिला है। सत्यव्रत चतुर्वेदी, जनार्दन द्विवेदी जी, प्रमोद तिवारी जी, सलमान खुर्शीद जी, अपने कपिल सिब्बल जी, एक दो बार चिदम्बरम जी के साथ भी मैं रहा हूँ, और ये अपने अभिषेक मनु सिंघवी जी, और बड़े मतलब यू गिव क्रेडिट टू देम, ये अच्छे स्पोक्स पर्सन। नहीं, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ से और आज की कांग्रेस, ये मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और उसका कारण और कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को भी कभी कभी ये सोचना चाहिए कि ये कहाँ से प्रॉब्लम आई। जब एक बार आप डिफीट खा गए, अब ये उनकी डिफिकल्टी भी थी। हम लोग जब 2 सीटों पे आए थे तो हमने वैसा डेस्परेशन और छटपटाहट नहीं दिखाई थी जो उन्होंने 44 और 52 पे आके दिखाया। अब अगर आपका पॉइंट कमजोर है, आप बेटर उस दिन डिबेट में मत आइए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा प्रवक्ता का,
जिस दिन कांग्रेस ने कहा सड़क छाप गुंडा है, संदीप दीक्षित जी का बनाया, भारत का आर्मी चीफ सड़क छाप गुंडे की तरह बिहेव कर, अब आप कैसे डिफेंड कर सकते हो इसको आगे? अब आपके पास चिल्लाने के अलावा क्या ऑप्शन है? आप दूसरी भी कोई एनालॉजी देंगे तो उसका इसके साथ कंपैरिजन नहीं होगा। सुधांशु, मैंने एक इसमें और मैं यहां पे ये भी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी में लोगों ने ये भी देखा, जो डिसेंट लोग थे उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिले। कौन है इसमें? मैं उसमें वो नहीं हूं, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। जो डिसेंट स्पोक्स पर्सन थे उनको अवार्ड नहीं मिले, और एग्रेसिव लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला ग्रुप था उसमें जो थे कुछ लोग, उसमें भी थे लोग। मैं तो कह रहा हूं जो प्रवक्ताओं की बात है, अपने आप लोग देख लें कि जो संयमित तथ्यात्मक डिबेट करते थे उनकी बजाय जो एग्रेसिव और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे उनको प्रोमिनेंस ज्यादा मिलने लगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अच्छा, क्षेत्रीय पार्टियों में तो लोग कहते हैं, डिबेट के लोग, एंकर्स और चैनल्स के लोगों का कहना है कि जनता ये चाहती है। क्या जनता ये चाहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जनता घूसम लात और मुझे लगता है ये चीजें कभी कुछ साल पहले वो जिसे कहते हैं मिर्च मसाला की तरह थोड़ी अच्छी लगती थी। अब अगर आप केवल मिर्च मसाला परोसना शुरू कर देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। मैं एक बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ जिसमें आप भी पहले रह चुके हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक बार ज़्यादा तू मैं होने लगी तो एंकर ने कहा कि सर प्लीज़ ऐसा मत करिए वरना लोग चैनल बदल देते हैं। उसने कहा कि अगर ऐसे तू मैं होने लगती है तो लोग चैनल बदल देते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये फीडबैक है, और मैंने भी लोगों से देखा अगर ज़्यादा चाँव होना शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं चेंज करो भाई। तो अब लोग थोड़ा सीरियस बात सुनना चाहते हैं कि जो बात कहनी है अपनी कहो, चीखना चिल्लाना भी तो अपने टर्न पे चीखो चिल्लाओ, एक दूसरे के ऊपर ओवर शाउट मत करो। और मैंने कई बार अपने विरोधी प्रवक्ताओं के बारे में ऑन एयर ये बात बोली है कि भाई जो आप कर रहे हैं ये करके पार्टी में आपका नंबर बढ़ रहा होगा पर जनता में आपके पार्टी का नंबर कम हो रहा है। कंपेयर टू सुधांशु त्रिवेदी ऑफ 2010, 11, 12, 13, मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी आजकल एग्रेसिव भी हैं, जोर से भी बोलने लगे हैं। और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, वो बिल्कुल हनुमान जी टाइप के मीम बनते हैं जिसमें सुधांशु जी के आग से ज्वाला निकल रही है और एक प्रचंड पीछे तेज पीछे आ जाता है उनके, और वो म्यूजिक ढिश ढिश कुछ बजने लगता है। अब ये आजकल तो मुझे भी कुछ लोगों ने भेजा, अब ये सब जो रील्स वील्स बनने लगी, फ्लैटरिंग है, अच्छा लगता है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में अब ये कहने में थोड़ी अजीब सी बात लगेगी, एक और ये जीवन में उतारना बहुत कठिन काम है, कोशिश करनी चाहिए उतारने की। ये मैं दावा करूं कि हमने उतारने में सफलता आंशिक भी हासिल कर ली तो बहुत बड़ी बात होगी। तो एक संस्कृत का श्लोक है, उदया समय रक्तो, वो है सविता रक्तो अस्ता कुछ है, अस्तता करके पूरा, और फिर उसका नेक्स्ट लाइन है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अर्थात सूर्य उदय होने के समय जैसा रक्तवर्णी नजर आता है, अस्त होने के समय भी ठीक वैसा ही रक्तवर्णी नजर आता है। तो प्रयास ये करना चाहिए संपत्ति और विपत्ति में उसी समान एक समान रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप उसमें अच्छा फील करने लगेंगे वहीं से आपका डिटोरिएशन होने का चांस शुरू हो जाता है। उसके बाद एक फेज आया इन द आर्ट ऑफ, और ये भी कहना गलत है कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा जो है वो ओवर पावर नहीं करना चाहिए आपको। एक फेज ये भी आया उसके बाद। और कभी कभी लोग इतनी एब्सर्ड बात इलॉजिकल पे, मैं निगेटिव भी देखता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सब पार्टियों में, आपकी पार्टी के भी कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के? नहीं, उसमें कांग्रेस नहीं। इस समय देखिए क्या है, जो आपने नैरेटिव की बात की, यहाँ पे कहूंगा एक बहुत बड़ा नैरेटिव भारत में फंसा हुआ है। क्या जानते हैं, जो मोदी जी ने कहा कि यह अमृत काल है और इस अमृत काल में हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जानते क्या, ये मैं मान रहा हूं ये आज़ादी की लड़ाई से बड़ा है एक मामले में। आप कहेंगे इतना बड़ा स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक बीच में पीरियड ये भी आया जिसमें कि हमने देखा कि जैसे एक टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता था, उसके अंदर मर्सनरी आते थे कि आप हैं कहीं के, आपको तलवार बल्लम चलाना आता है, गोली चलानी आती है, आप ज्वाइन कर जाइए, आप एक पोटली आपको तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद हम निकल जाइए, कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी की, कल्पेबिलिटी नहीं है। ऐसे स्पोक्स पर्सन आने लगे जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड। अब उनसे पार्टियों को बड़ा फायदा था कि वो कुछ भी अंड भंड बोल के चले जाएं और उसके बाद कोई पार्टी कह देती वी हैव नथिंग टू डू विद हिम। ये भी एक कल्चर देखा। देखिए ये खत्म हुआ, जो आपने बात कही है, यहाँ मैं कहूँगा अब ये कल्चर
कांग्रेस में रहा है, हमारे यहाँ उतना नहीं रहा है। उतना नहीं सर एक बात बताइए। अरे उतना नहीं, नहीं उतना नहीं, डिग्रीज है नहीं। नहीं डिग्रीज की क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? मतलब वहां सलमान खुर्शीद बोल देंगे, इट इज हिज पर्सनल स्टेटमेंट। नहीं, वो पार्टी के वो ना सुनिए, सलमान खुर्शीद क्या बोले पाकिस्तान में जाकर कि मोदी को हटाना, ये पर्सनल स्टेटमेंट है। अब सुनिए सैफुद्दीन सोज, अब सुनिए सैफुद्दीन सोज who was a president of Jammu Kashmir Congress writes a book कि कश्मीर को भारत से अलग, it is a personal statement। मणिशंकर अय्यर, इट्स पर्सनल स्टेटमेंट। शशि थरूर डेली स्टार अखबार में, अभी बांग्लादेश के अखबार में लिखे मोदी हैज टू गो, इट इज अ पर्सनल। अगर आपके ऐसे नेता होते तो आपको मुश्किल, मैं एक बात कह रहा हूं, आपके ऐसे, मान लीजिए मैं कहता हूं ऐसे 4 स्टेटमेंट वाले मेरा नेता आपकी हमारी में पार्टी का उस लेवल का कोई एक नेता बताइए जिसने नहीं, इस ढंग का बयान दिया हो, पार्टी ने कहा हो पर्सनल स्टेटमेंट। नहीं, अगर मान लीजिए तो वहां जब बड़े नेता ये कर रहे हैं तो जो सपोर्टर आते हैं वो बीजेपी, कांग्रेस इज अ फंडामेंटली अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज अ लीडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। We are fundamentally a cadre based, ideologically oriented party. They are a leader based, power oriented party. अब तो बदल रहा है सर, नेता दोनों कभी मजबूत है। नहीं, नेता हमारा भी मजबूत है, मगर हमारे नेता ने, he is driving them। हमारे नेताओं ने आज तक 70 साल में कभी जो हमारा नैरेटिव पार्टी का रहा है, कभी चेंज हुआ हो तो बताइए। मोदी जी ने एब्सोल्यूट पावर आने के बाद वो नैरेटिव फ्रक्टिफाई किए जो 1950 के दशक से, धारा 370, 35A, राम मंदिर। हमारे हर नेता ने नैरेटिव को आगे बढ़ाया, एक लेवल में शुरू किया। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, तो अटल जी उसको एक स्टेप आगे ले गए, अडवाणी जी एक स्टेप आगे ले गए, और मोदी जी ने एक मुकाम पे पहुंचाया। उनके यहां तो उल्टा हो गया। अब बताइए, नेहरू रोके कास्ट सेंसस, इंदिरा जी कहीं जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, राजीव गांधी कहे हम तो जात पात में विश्वास नहीं करते, और राहुल गांधी कहते जात जात जात। बताओ, तो उलट गए ना। जब 35A आया और धारा 370 कांग्रेस के जमाने में आई, इट इज टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट, आप कहते परमानेंट होनी चाहिए। मतलब आप वो सोचिए, जो जो काम आपने किए उसके ठीक उलट आप खड़े हो गए। असम में एग्रीमेंट किसने किया? असम अकॉर्ड आपने। एनआरसी का विषय आपका, सीए का विषय आपका, आप सत्ता में आए पलट गए। हम लोगों ने कभी अपने आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, हमारी लीडरशिप इस ढंग की आई, मोदी जी ने उसको एक नए आयाम तक पहुंचाया, उनके यहां एक नई निम्नता तक पहुंचाया। ये बताइए कि हाउ डज योर डे स्टार्ट, यानी हाउ डज ए स्पोक्सपर्सन डे स्टार्ट? क्या पार्टी वाले फोन करते हैं, या सुधांशु जी आज इस पे बात करनी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है आपको? नहीं, ये तो ऐसा होता है कि नॉर्मली सुबह आप न्यूज़ देखिए, मीडिया देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोगों का आता है, पूरा मीडिया मॉनिटर आता है, उसमें आप दिन भर की देखिए। कोई और चीज़ होती है वो भी दिन में एवरी टाइम, एवरी हाफ एन आवर वो अपडेट भी होता रहता है, तो आप कहीं भी रहें आप देखते रह सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, जो भी सीनियर लेवल पे तय होता है, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना होता है, फ़ोन आता है। हमारे पास भी कई बार आता है कि आप दिल्ली में हैं आज, ब्रीफिंग। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू आता है तो ब्रीफिंग होती है। कॉम्प्लेक्स इशू मीन्स स्पेसिफिक इशू। ब्रीफिंग किस लेवल पे होती है? मिनिस्टर लेवल पे, अगर बड़ा इशू आया, नहीं तो पार्टी के लेवल। कभी ऐसा होता है कि अमित शाह जी ने फोन किया कि सुधांशु ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसा होता है? उस लेवल से कभी नहीं। अच्छा, अगर कभी होता है तो जैसे मैं आपको बताऊं, राफेल का इशू आया, निर्मला सीतारमण की बात करती थी, फाइनेंस के कई बार इशू आते थे, तो अरुण जेटली जी, तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले पे उस समय मनोहर पर्रिकर जी, इस ढंग के जो इशू आते हैं जिसमें कि यू हैव टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट द गवर्नमेंट, सेंसिटिविटी भी समझनी, तो उसमें सेंसिटिविटी भी बता दी जाती है। तो उसमें भी बताया था आपको ये बोलना है, इससे ऊपर मत जाना, और इससे ये नहीं बोलना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये फैक्ट है। तो उतना होता था, वो मिनिस्टर्स के साथ कई बार होता है, मगर ऐसा कभी ऐसा लगा इतने टाइम में कि आज ये जो इशू है बड़ा इनडिफेंसिबल है, इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, आज छुट्टी मार देता हूँ, संबित पात्रा से करवा देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई भी ऐसा इशू नहीं लिया है जिसको आप इनडिफेंसिबल कहे जा सके। पिछले 10 सालों में मोदी जी के टेन्योर में, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार, बताइए कोई एक इशू जिसको आप कहें कि इनडिफेंसिबल था। ऐसा नहीं किया, यही मैंने बताया कि जैसे प्रज्ञा जी का बयान एक समय पे आई थिंक वाज अ वेरी इनडिफेंसिबल। हाँ, मैं उस पर बात कहता हूं, जो कहते थे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पार्लियामेंट में बोला, तो पार्लियामेंट में तो रिकॉर्ड होता ना, दिखाओ ना, नहीं बोला था, इट इज ऑन रिकॉर्ड। बाहर बोला था ये बयान, जो नाथुराम गोडसे वाला बोला था, वो बाहर दिया गया बयान था, एंड इट वाज प्राइम मिनिस्टर ने भी बाद में कहा। अब यहां मैं कह रहा हूं, जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, नहीं, उसके पहले बड़ी वाली एक थोड़ा वैक्यूम था। और वैसे तो मैं कहना चाहूं, तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को बहुत ये बात कहते हैं,
तो सिर्फ 3-4 चीजों की बात बता दें। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? जबकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, 13 या 14 जनवरी 1948 को गांधी जी पर अटैक हुआ था, बम फेंका गया था। मदन लाल पाहवा उसमें अरेस्ट हुआ और वो बॉम्बे में अरेस्टेड थे। मदन लाल पाहवा ने नाथूराम गोडसे का नाम लिया। उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात आता था। उसके होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे और मोरारजी देसाई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि इसने एक नाथूराम गोडसे का नाम लिखा, सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। उसके बाद कितनी सिक्योरिटी दी गई? गांधी जी को गोली कितनी लगी बताइए? पुलिस का कहना है 3 गोली लगी, और ये मैं नाथूराम गोडसे ने अपने स्टेटमेंट में कहा 2 गोली मैंने मारी। और वहां पे 2 जर्नलिस्ट थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, दोनों ने कहा हमने 4 आवाजें सुनी। ये असर्टेन क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। तो ये बहुत सी बातें हैं, और अगर देखा जाए तो उसका बेनिफिशियरी कौन रहा, ये मैं लोगों के, दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जैसे हम लोग एक गीत गाते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसके आगे की लाइन जो थी वो आज की स्थिति में बिल्कुल न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, और प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। तो ये मैं कहना चाहता हूं, गांधी ने जो चाहा था उसको डिस्ट्रॉय किया कांग्रेस ने। वुड यू लाइक टू, यानी आपने जो बोला उससे बड़ा सिमिलर फैज ने भी लिखा है, यानी ही वाज सो डिसइल्यूशन्ड विद द टाइम्स। हैव यू रेड फैज? ज्यादा नहीं, बिकॉज ही हैज सेड कि ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेके चले थे यार हम, की मिल जाएगी कहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड इन 1940s, ही वाज सेइंग दिस। नाउ मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि तो क्या याद करते हैं ये सब, इट डज इट आपका जैसा नैरेटिव या आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए क्या बहुत जरूरी है कि थोथे बन के मत आओ, पोथे पढ़ के आओ? नहीं, अब जैसे ये मैंने संघ के उसमें कविता ये सुनी थी गांधी जी के बारे में, जब मैंने पहली बार, संघ बैकग्राउंड हेल्प्स टू बिल्ड एन आर्गुमेंट। यस डेफिनेटली। और आपको एक और बात बताऊं, संघ के शिविरों में जो लोग गए हों उन्हें पता होगा कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो एक प्रेयर कराई जाती है, इसको प्रातः स्मरण कहते हैं। उसमें भारत के अनादिकाल से आज तक के अनेक महापुरुषों के नाम, उसमें गांधी का भी नाम है। नहीं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक समय पे अडवाणी जी का बड़ा मशहूर लाइन होती, वो स्मरण आता था उन्हें। हाँ, तो वो प्रातः स्मरण से ही आया था वो। आज बताइए कांग्रेस की कितनी प्रार्थनाओं में गांधी का नाम है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप सोचिए जो गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा कि हम ब्रिटेन की नकल करना चाहते हैं, जब राहुल गांधी ब्रिटेन में जाके बोलते हैं कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन अमेरिका आर नॉट रिएक्टिंग, ये है गांधी की लीगेसी। या वो है जो मोदी जी कहते हैं कि इंडिया इज नॉट द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। हम लेगेसी में बाद में आएंगे। इस चुनावों में मेजॉरिटी ना मिलने के बाद नैरेटिव बदला है। इट्स बिट डिफिकल्ट, राइट? तो क्या है कि आप बड़े शान से छाती ठोक के बोलते थे। मैंने आपकी बजट की स्पीच सुनी थी, उसमें आप कह रहे थे कि 3 बार चुन के आए, हल्की सी लड़खड़ाहट थी। नहीं, नैरेटिव बदला है। जानते क्या नैरेटिव है? 99 का नशा है, 99 का नशा है। थोड़ा सा 240 का दर्द भी है, यानी सुधांशु जी। हाँ, मैं बोलता हूं, अगर आपने पार्लियामेंट में सुना हो तो मैंने क्या बोला था। मैंने कहा भाई, जो लोग हमारी जनरेशन के रहे होंगे या हमसे सीनियर, उस जमाने में जो रिजल्ट आता था तो अखबार में ही आता था और सिर्फ डिवीजन आती थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले में एक सज्जन थे, एक लड़का जो 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार थर्ड अटेम्प्ट में पास हो गया, और एक लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। उसके मायूसी थी क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ऑर्डर ऑफ मेरिट में आऊँगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट में नाम नहीं दिखा तो बड़ा दुखी था। तो लोग उसके पास आके उसने पूछा एक से, भाई तुम थर्ड डिवीजन पास होके इतने खुश क्यों? अब वो फर्स्ट डिवीजन पास होके उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, हम मानते हैं वो खुशी नहीं है। तो ये ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूँ, थर्ड डिवीजन वाले ने कहा उनकी सिर्फ एक ही डिवीजन है ना, हमारी थर्ड 2 है, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स। अब फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स वालों की खुशी अलग है, थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं पा पाए, उसके बाद भी खुशी मिली ऐसे जो मन में ना समाए। मगर मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। अब ये बताइए कि दर्द आपका कहाँ छलक रहा है जब आप इतना रामनामी पढ़ने के बाद अयोध्या हार गए? ये क्यों हुआ? वाई डस, यानी आप जैसे आदमी से मैं अलग क्यों हार गए? देखिए, हमारे लिए राम हार जीत का विषय नहीं है। नहीं, मानता हूं, ठीक है, मान लिया। हमने राम का विषय कब लिया था? 1984 में, जब 2 सीटों की पार्टी थी। सपने में गुमान नहीं था कभी सत्ता आएगी, ठीक?
अब आप आइए, उसके बाद 89 हमारे 86 आए, हम राम के विषय पर वैसे ही खड़े रहे। 91 में 120 आए, हम राम के विषय पर वैसे ही रहे। 96 में हम 161 थे, एक सांसद हमें सपोर्ट करने नहीं आया अकाली दल के अलावा, हम नहीं चेंज हुए। 98 99 में हमने गठबंधन सरकार चलाई तो भी हम राम के विषय पर रहे। फिर हम नीचे गए 137 और 119 पर राम के साथ रहे, 282 303 पर भी राम के साथ। हमारे लिए राम हार जीत का विषय मैं नहीं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए राम इशू नहीं होगा, मगर अयोध्या आप अगर हारे तो नॉन राम फैक्टर्स के कारण हारे। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, मान रहे हैं। तो यानी कि आपके उस नैरेटिव में कहीं जो बाकी बियॉन्ड राम नैरेटिव था आपका, उसमें कहीं कमी आई। अब देखिए, यहां मैं कहता हूं जो हम लोग फैजाबाद सीट हारे हैं तो अरे निश्चित फैजाबाद नहीं है नाम उसका, अब उसका नाम अयोध्या ही बुलाएंगे हम। आपने जिला बदल दिया साहब, योगी साहब ने आपके। देखिए, मगर वो सीट का नाम नहीं, सीट का लोकसभा नाम का, छोड़िए ठीक ना। है, हम कह रहे हैं हम हार अयोध्या नहीं बोलना चाहते अब आप लोग। नहीं नहीं, चलिए हम अयोध्या हारे तो देखिए, अब नैरेटिव को देखिए, कितनी खुशी है एक सेक्शन में। कैन यू इमेजिन? और किसमें? जिसने ये कहा कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। आप राम का चाबुक लेकर के पीट रहे थे उनको, मेरी बात बेचारे पिटे पड़े थे रोज, महोदय, तो अचानक खुश होंगे ना आपके हारने से। मैं वही तो कह रहा हूं, नैरेटिव क्या बना है ये सोचिए इस चुनाव में, क्योंकि आपने नैरेटिव पे बात कही। जिस गठबंधन ने कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, वो जीते। ठीक, कैन यू इमेजिन कि मक्का में चुनाव हो और कोई कहे कि इस्लाम का समूल नाश करना है और वो जीते और उसके बाद खुशी मनाया जाए, या कोई वेटिकन में कहे कि क्रिश्चियनिटी का समूल नाश करना है, ये थ्योरी देने वाला जीते और उस पर एक सेक्शन खुशी मनाए, ये नैरेटिव सोचने की बात है। हम ये नहीं कह रहे चुनाव की हार जीत ठीक है, पर नैरेटिव क्या है सोचिए। अब देखिए, नैरेटिव मैं आपको बताता हूं क्या है। इस चुनाव ने एक और नैरेटिव दिखाया। एक वर्ग को बताया गया, पहले हम लोग कहा जाता मुद्दे की बात करो, गरीबी हटाने की बात, गरीब को क्या मिला, पानी, बिजली, सड़क, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये मिला कि नहीं। ठीक। दूसरे वर्ग से कहा गया तुम्हें गैस मिली तो कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री आवास मिला तो कोई मतलब नहीं, गरीब अन्न योजना मिली तो कोई मतलब नहीं, तुम मजहब को देखो। ठीक। दूसरे से कहा गया क्या, ना ना ना, तुम अयोध्या को मत देखो, तुम जात पात को देखो, तुम उत्तर और दक्षिण को देखो, तुम तमिल और हिंदी में लड़ो, तुम उत्तर भारतीय मराठी में लड़ो, तुम अगड़े पिछड़े में लड़ो, तुम सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति में लड़ो। नहीं तो और सुनिए, एक वर्ग को समझाया गया कि तुम हमास तक जुड़े रहना। दूसरे से कहा जा रहा है कि अगर धुबरी बरपेटा में भी कुछ हो रहा है तो तुम कुछ मत बोलना, तुमसे क्या मतलब है, एक जगह का मुद्दा नहीं। इसलिए मैं इन देश के प्रबुद्ध लोगों के थॉट पे सोचता हूं। अब एक और बात सोचिए, इस चुनाव का नैरेटिव जिन्होंने ध्यान न दिया हो, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस लोकसभा में हुई है? विदिशा, वन ऑफ द बिगेस्ट। असम की धुबरी लोकसभा सीट के ऊपर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में धुबरी लोकसभा को जन सामान्य की भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां पर कि सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 25-30 सालों में। इसलिए वो किसकी सीट थी? बदरुद्दीन अजमल की, जो AIUDF के चीफ थे, जिसे वहां की मतलब एक इंप्रेशन ये है कि बांग्लादेशियों की सपोर्टेड पार्टी है। बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए और कांग्रेस जीत गई। इसका मतलब क्या हुआ? किस वोट के? लीडरशिप, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा। अब वही मैं बता रहा हूं। अब देखिए, ये भी हो उसके सकता है बाद, हाँ उसी पे आ रहा हूं। मुस्लिम लीग के सपोर्ट पे केरल में जीते, महाविकास अघाड़ी के सपोर्ट पे महाराष्ट्र में जीते, कांग्रेस टीआरएस का, हाँ नहीं नहीं नहीं, उसने टैक्टिकल एनालिसिस अच्छे किए। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, बहुत अच्छा कर रही है वो, स्मार्ट कर रही है। मैं क्या स्मार्ट कर रही है तो समझिए उसकी स्मार्टनेस। टीआरएस की कीमत पे तेलंगाना जीते, जेडीएस हमारे साथ है, जेडीएस का वोट खाके जीते कर्नाटक में, और समाजवादी पार्टी का वोट खाकर जीते उत्तर प्रदेश में। क्यों? अखिलेश यादव अपनी खानदानी सीट 1,72,000 से जीते हैं, और राहुल गांधी रायबरेली की सीट, जहां उनका विधायक नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, वो सदस्य भी बहुत कम है, वो 3,90,000 से जीते। मगर जहां बीजेपी से मुकाबला था डायरेक्ट, वहां एक राज्य बताइए जहां हमसे ज्यादा सीटें पाई हूं। इसका मतलब कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का वोट खाकर ऊपर बढ़ रही है। वो आपने, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह बात बोली थी। तो अब आप ये समझिए, तो स्मार्ट है, और उसने जितनी लीड ले ली है लोकसभा में, मैं तो कहता हूं भाई अपनी खैर मनाओ। यूपी में कहते हैं ना, 2 लड़का तो 1 लड़का बड़का हो गया। ये एक डिस्प्यूट सेटल कर दी कांग्रेस ने पिछले चुनाव और इस चुनाव में, दैट इट इज नाउ द लीडर ऑफ द पैक।
ऑपोजिशन की नेतृत्व की जो डिबेट होती थी ना, वो सेटल कर दिया। हाँ बिल्कुल है, जैसे ये क्षेत्रीय दल बने थे कांग्रेस से अलग होके, और जिस वोट बैंक की वजह से बने थे वो वोट बैंक उधर गया था। अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो वापस आ सकता है। तो हमारे लिए समस्या नहीं है, समस्या उनके लिए जो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं। नहीं, समस्या आपके लिए भी है, चैलेंज आपके लिए भी है। डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू डिफेंड मणिपुर एज ए स्पोक्स पर्सन, कि एक तो मणिपुर में काफी लंबा वक्त हो गया जहां पे इस तरह के वहां पे हालात चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं गए हैं अभी तक, क्या ये डिफिकल्ट यानी एज ए स्पोक्स पर्सन? मैं एक बात बताऊंगा, मणिपुर एक बहुत सेंसिटिव इशू है जिसको सतर्कता और संवेदनशीलता दोनों से देखने की जरूरत है। सरकार ने जैसे ही घटना हुई थी, मणिपुर में जो अधिकांश मौतें हुई, दुखद मृत्यु, वो शुरू के 3-4 दिन में हुई। केंद्र सरकार ने मुझे याद है कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, बीच में चुनाव छोड़ के दिल्ली आए, पूरी उन्होंने मीटिंग ली। उसके बाद गृह राज्य मंत्री तो वहाँ हफ्तों हफ्तों जाके रहे। पहली बात, मणिपुर का इशू में सरकार का कोई रोल नहीं था। एक कोर्ट का जजमेंट होता है और उसके बाद एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो भी वो है जो 70 सालों से वो विषय बना हुआ है, एक टसल का विषय। डबल इंजन की सरकार है। हाँ, मैं उसके बाद जो आपका प्राइड है, अब जो मैं एक बात कर रहा हूं, उसके बाद दुखद बात क्या होती है कि मणिपुर को लेकर इतनी बात होती है, मणिपुर को लेकर केंद्र में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। अभी इस वाले पिछले वाले सत्र में प्रधानमंत्री जी बोले 135 मिनट तक, और विपक्ष मणिपुर 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 चिल्लाता रहा 135 मिनट तक। जो विपक्ष ने बोला 35 मिनट भी बोला विपक्ष ने मणिपुर पे, इसका मतलब मणिपुर पे हंगामा करना है, बोलना नहीं। पिछले वाले सत्र में यानी 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव आया मणिपुर पे, और आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इन्होंने एक सत्र नहीं चलने दिया कि हम नियम 267 के तहत बहस चाहते हैं मणिपुर में, जबकि उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि शुरू करिए बहस। ना ना ना, ये नियम शायद 180 जाने कौन था, ना ना इस नियम में नहीं, हमें उस नियम में चाहिए। पहली बात तो अजीब बात है, which ends in voting यानी रेजोल्यूशन, इसमें संसद हाउस रेजोल्यूशन। अब उन्होंने कहा 267 में क्या होता है कि जवाब डिस्कशन होगा और एंड में मिनिस्टर जवाब देगा। नहीं नहीं, हमें एंड में मिनिस्टर का जवाब नहीं चाहिए, हमें प्राइम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर तो 267 में जवाब नहीं देता। नहीं हमें प्राइम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। चलो ठीक है, वो भी देखेंगे। नहीं तो हमें पहले स्टेटमेंट चाहिए। अब अगर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बाद डिस्कशन नहीं होता है। नहीं हमें पहले स्टेटमेंट भी चाहिए, फिर डिस्कशन पर्टिकुलर रूल में चाहिए, और उस रूल के हिसाब से जिसको जवाब देना वो भी नहीं चाहिए। चलो वो भी मान लिया। फिर कहे जैसे एनसीटी दिल्ली का बिल आया तो आम आदमी पार्टी को आपका साथ रहना था, अचानक आपने अपनी मांग रोक दी कि सारा काम रोक के नहीं चाहिए, अब एनसीटी वाला बिल पहले डिस्कस कर लेते हैं, मणिपुर बाद में करेंगे। यह दर्शाता है पॉलिटिक्स। और एक और मैं बात कहता हूं, आप दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर में सरकार के खिलाफ अभी तक हमने नहीं देखा कोई विश्वास प्रस्ताव। मणिपुर में हमने इंफाल में प्रदर्शन नहीं देखा, दिल्ली में ही क्यों हो रहा है प्रदर्शन? इसका मतलब अगर आपको राज्य को लेकर संवेदनशीलता है, राज्य का विषय, तो वहां भी तो कुछ बोलते अरे आप गिरफ्तार करके डाल देंगे लोगों को, वहां सरकार पे अपनी आपकी है तो बेचारे इसलिए नहीं, हमारी सरकार है नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप थोड़ा दिल्ली में नहीं कर पाते। नहीं, हकीकत यह है कि मणिपुर की जो संवेदनशीलता, उस पर जो आप राजनीति कर रहे हैं, आपको पता है कि वहां पे आप खड़े होकर बोलेंगे तो आपको कितनी समस्या होने वाली है। आप इसलिए यहां राजनीति आपने एक दो किए यहाँ पे, वो पुलिस के कुकर्म हुए, वो विनीश फोगाट का, वो देखिए अभी तक चल रहा है। यानी हर मेडल के साथ वो दिखाई जा रही है फोटो की, पुलिस कैसे खींच के पहलवानों को ले जा रही है। तो दिल्ली में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो उसका जो स्टेइंग पावर है ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब आपको राजनीति की विजिबिलिटी और स्टेइंग पावर देखनी है मणिपुर में, आपको मुद्दा। हाँ तो बस फिर तो बात समाप्त हो गई। तो यही मैं भी कहना चाहता हूं कि उनको सिर्फ एक इसमें एक सुधांशु जी, आप यानी पढ़े, यू आर ए वेरी लर्नेड मैन। मैं एक चीज कहता हूं कि ये क्लास में सुधांशु त्रिवेदी, दो भाई थे उस स्कूल में जो कि हु वर नोन टू बी ब्रिलियंट एंड ब्राइट। अब अच्छा स्टूडेंट सुधांशु त्रिवेदी और 4-5 गधे स्टूडेंट एकदम। टीचर स्कूल पे बोर्ड में एक प्रॉब्लम लिखती है, मैथ्स की इक्वेशन लिखती है, और वो एक्सपेक्ट करती है कि जो सुधांशु त्रिवेदी अच्छा स्टूडेंट, वो सबसे पहले उठ के आकर के इसका जवाब लिखेगा, और वो उस दिन नहीं आता है। तो डज नॉट मैटर कि नालायक लोग उठे कि नहीं। What matters more is कि सुधांशु त्रिवेदी जो अच्छा स्टूडेंट है वो उठ के नहीं आया। अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूं। जब कोविड आया, पूरी दुनिया का नेतृत्व जो था
वो पीछे हट रहा था। वो इसलिए पीछे हट रहा था कि किसी भी मास त्रासदी का श्रेय नहीं लेना चाहता था, वो बुराई अपने हाथों पे नहीं लेना चाहता था। यू हैव ए प्राइम मिनिस्टर जिसका मेन मंत्र था डिसाइसिवनेस अगेंस्ट द इनडिसाइसिवनेस ऑफ द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। उस आदमी ने अपनी स्लीव रोल अप करी और कहा कि साहब इस देश में वेंटिलेटर नहीं है, 17,000 वेंटिलेटर पूरे देश के सरकारी अस्पताल में, आई विल ऑर्गेनाइज। उसने कहा टीका लगाना है, आई विल ऑर्गेनाइज। आपका प्राइम मिनिस्टर वॉज द गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहा? अब यहीं पे मैं कह रहा हूं, मणिपुर का समाधान करना महत्वपूर्ण है या जाना? जाना। अगर आप देखें तो मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा चलिए, नॉर्थ ईस्ट ये लोग कितनी बार गए? प्रधानमंत्री ये 70 इट डजंट मैटर। नहीं, डजंट मैटर की बात नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। राहुल गांधी जी 2 बार गए, उनके पास कौन सी सिक्योरिटी है? Z+ विद ASL। ASL मींस एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। आप वहां के संवेदनशील इलाके में, हमने तो कुछ नहीं होने दिया, कोई हरकत नहीं होने दी, जैसे प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुआ था। आप सारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एपरेटस को, ASL का मतलब होता है कि वो जहां जाएंगे वहां पहले सैनिटाइज करेगी पुलिस, उसको उस पूरे रूट को सैनिटाइज करेगी। आप सारी चीज को उस पर लगा देना चाहते हैं, जाके आप सिर्फ यही दिखाना चाहते हो। मैं तो कह रहा हूं ना, राहुल गांधी वहां जा सकते हैं तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं इम्फाल में बोल सकते हैं? हाँ, वहां पर तो नहीं, वो राहुल गांधी जाएंगे तो विजिबिलिटी दिखेगी, वो अपने नेता को इसका मतलब विजिबिलिटी पानी है, क्रेडिबिलिटी यहीं पे डाउन हो जाती है कि व्हेन यू आर ओनली वर्किंग फॉर विजिबिलिटी। मैं कह तो रहा हूं ना, एक नोटिस तो दो मणिपुर सरकार के खिलाफ। लेकिन जा तो रहा है ना, 3 बार गया। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये जा रहे हैं, वहां के नेता क्यों? तो आपका बात कट गई कि अगर ये जाके प्रदर्शन करते हैं। और मैं तो ये साफ कहता हूं सुधांशु जी कि कोई राजनीतिक आदमी चैरिटी के लिए काम करता ही नहीं है साहब। राजनीति है ना सर, हमारे यहां चैरिटी के लिए ही काम किया गया। क्यों? हमने कभी सुविधा की राजनीति नहीं की है। सुविधा की राजनीति की होती तो सर सुनिए, आप भी उस दौर में रहे हैं, हमें बचपन का याद है जब 80 के दशक में मंदिर का मुद्दा था, लोग क्या कहते थे? मजाक उड़ाते थे। डू यू थिंक दैट जो वक्फ बिल आया, ये भी एक पार्ट ऑफ ए नैरेटिव शिफ्टिंग, यानी एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं आप? जब भी किसी चीज, यानी मेरे को तो लग रहा है थोड़ा ये आपका नैरेटिव जो है फेल हो गया है हिंदुत्व का काफी, तो उसके अंदर ये एक थोड़ी काट की नई हांडी है आपकी। देखिए, पहली बात तो हम ये कहेंगे, हिंदुत्व हमारे लिए पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। हिंदुत्व भारत की अस्मिता और पहचान है, और हिंदुत्व वो चीज है जो आज से 350 साल पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया था तब भी थी, जब मराठा एम्पायर को हिंदू पद पातशाही कहा गया तब भी थी, और आज भी है। और 500 साल बाद ये व्यवस्था रहेगी नहीं रहेगी, ये सिस्टम रहेगा नहीं रहेगा, तब भी वो रहेगा। तो वो उससे बहुत बियॉन्ड की चीज़ है। और जो लोग कहते हैं कि इसकी काट उसकी काट, इससे मतलब नहीं है। काट छांट में वो लोग लगे रहते हैं। हिंदू तो सबको एक करने का प्रयास करता। वक्त की जहां तक बात है, अरे भाई, ये तो एक प्रकार का सुधारात्मक कदम है। आपने कभी सोचा इस बात को कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। हिंदू मंदिरों के पास तो नहीं है। तो ये संख्या भारी और भागीदारी वाले कहां छूट जाते हैं? अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, अब एक छोटी सी बात आप देखिए, एक छोटा सा इंटरजेक्शन, इस पे बहुत बात हो रही है, बट इट शुड बी रिमेंबर्ड कि हिंदुस्तान में मुस्लिम्स ने 600 साल रूल किया, और वो एक ऐसे, फिर भी उन्हें रिजर्वेशन चाहिए। नहीं, वो ओनली क्लेस इन द वर्ल्ड कि 600 साल रूल करने के बाद रिजर्वेशन चाहिए। हाँ, वो उनकी वो आर्गुमेंट है। लेकिन जिस वर्ग ने 600 साल राज किया, उसने जमीन लीगली भी पकड़ी होगी और इलीगली भी खोसी होगी साहब। तो क्या है कि इस बात पे शक और शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कि आप इस पूरे नैरेटिव में अगर कह रहे हैं तो चर्च के पास भी इस देश में कम जमीन नहीं है साहब। हाँ, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा चर्च के पास तो ये आर्गुमेंट में नहीं आ रहा है कि क्या है कि साहब 200 साल 600 साल जो लोग राज करेंगे, द हिंदू शुड रिमेंबर दैट दे हैव बीन इन पावर, और द मेजॉरिटी का राज जो आया है वो 1947 से आया है साहब। तो 600 साल का मुसलमानों का राज जो होगा उसमें जमीन तो घेरेंगे ना भाई। इंटरेस्टिंग बात कही। यहीं पर मैं एक नैरेटिव कहना चाहता हूं। 600 साल मुस्लिमों ने रूल किया और 200 साल ब्रिटिशर्स ने रूल किया। इसके बावजूद समाज की सारी बुराइयों के लिए हम जिम्मेदार हैं जो गुलाम थे। मतलब ऐसा कोई आपने वर्ल्ड की हिस्ट्री में एग्जाम्पल सुना है जो गुलाम अपने आप अपना डिसीजन नहीं ले सकता, वो सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, और जो रूलर था वो जिम्मेदार नहीं। उसमें थोड़ा सा अगर हम ये कहें कि हम गुलाम नहीं थे,
तो नहीं, गुलाम तो तुम थे, क्योंकि तुम्हें गुलाम, अगर हम ये कहें मैं कोई गुलाम नहीं बना पाया तो कॉन्फिडेंस आता, कॉन्फिडेंस नहीं आने देना है, तुम्हें गुलाम ही बता के रखना है। तो हम गुलाम थे तो हम कैसे अपना डिसीजन तो ले नहीं पा रहे? नहीं, डिसीजन तुम ही ले रहे थे। तो मतलब जानते क्या नैरेटिव है? हमें खुद मुख्तार गुलाम थे। ऐसा गुलाम तो आपने देखा ही नहीं होगा। अब मैं बताता हूं आपको, वक्फ एक्ट में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सरकार का इससे मतलब नहीं है। सरकार का सिर्फ ये कहना है कि मुस्लिम समाज के अंदर की जो ये सिस्टम है वक्फ बोर्ड का, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुका है कि ये वक्फ का मामला लैंडेड प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट का है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। सेकेंड थिंग, अब आपको पता है कि सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास, सरकार की जमीन को तो मैनेज करने के लिए 47-48-50 लाख के आसपास इंप्लॉइज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट है, सिस्टम है, सब कुछ है। और वक्फ बोर्ड में कितने लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं? 200-300 लोग। मतलब 9,60,000 एकड़ जमीन का मैनेजमेंट 200-300 लोग कर रहे हैं, विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रूल, विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। और मुस्लिम समाज के कितने लोग परेशान हुए हैं उसमें। अब आप सोचिए, जैसे आपने कहा, उसमें एक और बड़ा मजेदार रूल है। ऐसा कोई भारत में रूल हो सकता है कि अगर आपके की जमीन पे कोई दावा करते तो आप कोर्ट नहीं जा सकते? एंड दे आर टॉकिंग अबाउट संविधान खतरे में। हमारे यूपी बिहार में अब एक और बात सुनिए, तमाम जमीनें खोसी हैं हर एक लोगों ने। नहीं सुनिए, यानी दबंगों ने कितनी जमीन खोसे, कौन कोर्ट जाएगा सर? सर अब ये उस पे तो एतराज नहीं होता सर। राहुल जी, अब ये थोड़ी बचकानी बात। कितना देखिए, दबंग से ना जाए, और एक है कि रूल कहता आप नहीं जा सकते। आपके योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद मेरे जन्मस्थली में कम से कम नहीं तो 50 जमीनें खाली करवाई हैं भाई ने। मैं कह रहा हूं भैया, वो भी किन लोगों की जमीनें? ना कोर्ट ना कचहरी, किन लोगों की जमीनें थी? नहीं, जे की रही, यानी किसी की भी रही। अब देखिए, रही से मतलब यही नहीं नैरेटिव होता है कि वहां पे नाम नहीं लेना है, नाम में किसी यूपी में तमाम जगह हुआ। मैं कह रहा हूं, किसी दबंग के डर से व्यक्ति कोर्ट ना जाए, वो एक चीज है, परंतु वो कोर्ट जा नहीं सकता है, रूल ने बना कर दिया है। ये तो बहुत खतरनाक चीज। और दूसरा, जो लैंड का डिस्प्यूट होता है उसमें एक रूल है कि 12 साल से की मियाद है। अगर 12 साल तक आपने क्लेम नहीं किया तो आपका क्लेम खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि आप 50 साल बाद क्लेम करेंगे। इसमें वो टाइम ड्यूरेशन ही नहीं है। और आपको पता है, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में वो गांव जो 1500 साल पुराना है, जिसमें 15 साल पुराना मंदिर है, यानी इस्लाम के उत्पत्ति से पहले का मंदिर है, वो पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। किस आधार पे? शायद दर्शकों को ना पता हो। नहीं, किस आधार पे बताइए? अरे क्लेम कर दिया, किस आधार पे? वक्फ के नाम पे नहीं, बता रहा हूं, 1572 में आरकाट के नवाब ने ये जमीन दी थी। मतलब हिंदुस्तान का लॉ ये परमिट करता है कि 450 साल पहले का क्लेम, मेरे भाई, अगर 450 साल पहले का क्लेम करे तो पाकिस्तान बांग्लादेश सब हमारा है। क्या इलॉजिकल लॉ बनाए हुए हैं। और दूसरी बात ये कही गई, उसमें जितने भी मुस्लिम्स के बाकी फिरके हैं, जिसमें वोहरा हैं, दाऊदी हैं, अहमदिया हैं, ओबीसी, सबको भी प्रेजेंटेशन मिलेगा, महिलाओं को प्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? यानी इनफैक्ट वक्फ का मतलब वो चंद मुट्ठी भर लोगों का एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती। ये अगर मुस्लिम समाज के लिए है तो मुस्लिम समाज को उसका वास्तविक, अरे इतनी जमीन है तो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स फॉर ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्या वो ज्यादा सही मेजर होगा? एक नहीं, देखिए, ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को तो इसलिए नहीं कर सकते, हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी बिलीफ से चलता है। जो हिंदुओं के मठ और धर्म और हिंदुओं के जो बोर्ड्स हैं वो सरकार के पास हैं, वो गलत है? अब यही तो बात है, यही तो आप सोचिए। नहीं, वो सही है गलत है? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। दो चीजें, वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अगर किसी, और सुनिए मजेदार बात क्या थी, वक्फ की प्रॉपर्टी मुस्लिम ही दे सकता है, इसमें था कि कोई भी दे सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 2023 परमानेंट डेडिकेशन टू पर्सन, अब सोचिए, प्रोफेसिंग इस्लाम टू एनीबॉडी। यदि कोई इस्लामिक बॉडी आपकी जमीन पे क्लेम कर दे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये वक्फ अप टिल अनलेस इट्स अ रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। अब आप आइए दूसरी तरफ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। आपको लगे कि आपका मंदिर कब्जे में हो गया तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। गजब है साहब। और मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, किसी को थोड़ा अटपटा लग सकता है, सारी समस्या इसलिए हुई है कि जब ये देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस समय तो पाकिस्तान ही था, बाद में 71 में बांग्लादेश बना, दो इस्लामिक राष्ट्र बने और भारत संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना।
अब इस आंशिक मुस्लिम राष्ट्र को हम ट्रू लवली स्लिप आपने यानी बीच में वो छौंका लगा दिया। नहीं मैं पूछ रहा हूं दुनिया में मुझे 4 सेकुलर देश बता दें जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और शरिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हो। और शाबानो केस की बात कर रहा हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट हैपेंस ओनली इन मुस्लिम कंट्रीज। मुझे 4 सेकुलर देश बता दें, आई एम रेडी टू विड्रॉ माई स्टेटमेंट। इसलिए मैं कह रहा हूं उस आंशिक मुस्लिम राष्ट्र को ट्रू सेकुलर राष्ट्र की तरफ मोदी जी ले जा रहे हैं, इसलिए दर्द हो रहा है। वहीं पे शुरू करता हूं जहां आपने कहा था नैरेटिव में भी यही प्रॉब्लम है, मोनोपोली खत्म हो रही है, दूसरे को जरा भी स्पेस नहीं मिलना चाहिए, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। और यहां मैं एक और बात भी कह रहा हूं, मुस्लिम समाज का कौन सा कल्याण हो रहा है? अगर आप ये कहें कि मुस्लिमों की आज ये स्थिति हो गई, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में वो सारी चीजें हैं जो हमने वक्फ बोर्ड में की है। और सच्चर कमेटी ने एक और बात कही थी, 2013 में आई थी ना, आजादी के 67 साल बाद, कि मुस्लिमों की स्थिति कुछ मामलों में शेड्यूल कास्ट से खराब है। तो ये बताइए, उस 67 साल में 6 साल भाजपा ने रूल किया था और 61 साल सेकुलर दलों ने। और एक बात और, राहुल जी मैं पार्लियामेंट में बोल चुका था, दोबारा बोल रहा हूं, जब ये देश आजाद हुआ तो जितनी रियासतें थीं तो कोई क्रिश्चियन रियासत तो नहीं थी, कोई पारसी रियासत थी, कोई यहूदी रियासत थी, 1-2 महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो माइनॉरिटी सिख रियासतें भी नहीं थी, बौद्ध रियासत नहीं थी, लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निज़ाम। और फिर आज ये स्थिति क्यों खराब हो गई? जानते क्या हुआ? जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। एक सुधांशु, एक प्रॉब्लम जो आपने पूरा ये बात बताई, मेरे को एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखती है कभी कभी। आप हमेशा बात करते हैं उन देशों की जहां कॉम्पोजिट कल्चर नहीं है। मैंने आपके वक्तव्य काफी सुने हैं, वो कॉम्पोजिट कल्चर की बात करते हैं कि वी आर परहैप्स लास्ट सर्वाइविंग लैंड्स वेयर देयर इज अ कॉम्पोजिट कल्चर हिस्टोरिकली। मगर बहुत सारे आपके कदम जो हैं पार्टी के शायद नेतृत्व का ओपनली ना दिखे, मगर आपके कार्डर्स के, आपके समर्थकों के, वो उस कॉम्पोजिट कल्चर के खिलाफ दिखते हैं। यानी मैं इसमें जो बात करूंगा कि जो आपकी विचारधारा सरकारें हैं, पुरानी डिस्प्यूट को आप आगे ला रहे हैं, बैकयार्ड ऑफ हिस्ट्री। आपने यही कहा ना अभी कि 500 साल पुराना, 400 साल पुराना कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। कोर्स 400 साल पुराना ऑर्डर लागू हो सकता है क्या? नहीं मतलब वो शाही खान फरमान लागू हो सकते हैं। कल के दिन आप कहेंगे औरंगजेब ने ये फरमान दिया था कि काशी विश्वनाथ को डिमोलिश कर दो, तो फरमान के हिसाब से डिमोलिश कर। क्या लेकिन क्या है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बहुत देशों में, एक समय में टर्की में, तमाम देशों में तमाम एम्पायर्स आई, उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, तो उनका जो आज मौजूद है वो भी संरक्षित है। मगर हम बैकयार्ड ऑफ द हिस्ट्री में जाते हैं। उसके बाद अभी लेटेस्ट आपका आया ये कि आप दुकानों के बाहर बोर्ड लगाइए कि आपका नाम क्या है साहब। एक उसकी जगह डोंट यू थिंक इट शुड हैव बीन मोर लॉजिकल कि प्रदेश में जितने दुकानदार हैं सब अपना नाम लगाएं। तो सबके लिए तो हुआ था, किसी एक के लिए तो वो एक रूट, हाँ, एक ड्यूरेशन के लिए था। तो ये बताइए क्यों सरकारी कर्मचारी से कहते हैं कि अपना नेम प्लेट लगा के रखो? डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाता है? पूरे राज्य में कर देते हैं ना, सारे यूपी के सारे राज्य के कर्मचारियों को करना पड़ता है। अब यहां पे मैं एक और बात कहूं, केवल नाम जो रजिस्टर्ड है आपका वही लगाने का, तो कोई गलत बात तो कही नहीं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, पर्टिकुलर रूट, अब मैं पर्टिकुलर रूट की बात कहता हूं। जब ये कहा गया कि नाम निकालो, तो जो रजिस्टर्ड नाम थे उसके अलावा दूसरा नाम यूज करने वाले कौन से लोग निकले? ये कौन क्यों बोलते हैं हम? कौन क्यों? आप बोलिए ना कौन। नहीं, हम वही सारी समस्या है। मैं समझता हूं कि एक समाज में कुछ लोग हैं जो चोर चकारी करते हैं, गलत काम करते हैं, कुछ सही होते हैं। ये सही गलत का नहीं, तो मैं कह रहा हूं वो लोग निकले जो धोखा कर रहे थे। धोखे को आप मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, धोखे को मजहब से क्यों जोड़ रहा कोई? ये कहो कि जो नियम का पालन नहीं कर रहा था उसके साथ हुआ। ना 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 ना, करना यही है। पूरे स्टेट में क्यों नहीं लागू किया गया? इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, गुड आइडिया है तो मतलब एक जगह पे लागू होना खराब है, पूरे स्टेट में लागू होना ठीक है। हाँ, देन इट्स अ रूल। पूरे स्टेट में भी लागू किया गया, इट्स अ लॉ ऑफ द लैंड। पूरे स्टेट में बहुत सारी। हालांकि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कहता है ये कि प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए। अब आपको एक और बात बताएं, इट्स लाइक आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट होती है। अब आज तो ऐसे ऐप अवेलेबल हैं,
आप नंबर प्लेट डालिए देखा, तो, नाम मिल तो गया। आप कहेंगे नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट रिवील्स द आइडेंटिटी। नहीं होनी चाहिए, सबके में होती है तो ना, फिर? हर गाड़ी में नंबर प्लेट तो है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन तो ये है, मगर मैं दूसरा नंबर रखूंगा तो इट इज। देखिए, हम बार बार उसी एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। जहां पे भी इस तरह का रूल है वो यूनिवर्सल है कि देश की हर गाड़ी पे ऑटोमेटेड पे नंबर प्लेट है। तो ये रूल भी पूरे। तो सिमिलरली व्हाई ओनली वन रूट? तो आप कंपोजिट कल्चर अगर नहीं, अब मैं आपको बात बताता हूं। अगर कहीं पे ये शिकायतें आती हैं कि आप शिकायतें थी, अच्छा ये बताइए क्या शिकायतें? अब मैं एक बात बता रहा हूं, कई बार चेकिंग चल रही होती है, पुलिस रोक के कहती है गाड़ी के कागजात दिखाइए, तो आप तो नहीं कहते दिल्ली भर की सारी गाड़ियों के कागजात दिखाओ तभी मैं दिखाऊंगा। जिस रूट पे उनको कहीं से किसी प्रकार का कोई भी शक लगता है या उन्हें आवश्यकता महसूस होती है कि इस रूट से गुजरने वाली गाड़ियों का तो उन्हीं के चेक किए जाते हैं ना। किसी ने हल्ला मचाया है ना? यही प्रॉब्लम है कि देखिए हम समस्या क्या है। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज के इतने बड़े बड़े स्टालवार्ट उत्तर प्रदेश से हुए, ये कोई सेकुलरिज्म वाला वहां जाता हुआ क्यों नहीं दिखता है? आपको पता है कि इंडियन आर्मी का फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, आजमगढ़ के। कोई किसी की फोटो दिखाइएगा सेकुलर कभी आजमगढ़ गया हो। ब्रिगेडियर मोहम्मद, हाँ, आतंकवाद के आरोपियों के घर पे गए हैं संजारपुर में। अब आप बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में कोई गया था? मोदी जी ने बुलाकर उनकी पत्नी को भी सम्मानित किया था। ये अशफाक उल्लाह खां के कब्र पे कोई गया है? बताइए। ये बताइए अब्दुल रहीम खान खाना, सैयद इब्राहिम रसखान कृष्ण भक्त कवि, उनके यहाँ कभी गए हैं? मलिक मोहम्मद जैसी का नाम नहीं पता होगा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कभी वहां गए? और तो और छोड़िए, आपको रसखान की वो याद है? नहीं वो तो अभी मैं सुनिए, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, वो बताऊंगा, मगर अभी इसके आगे सुनिए। 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई लाल किले पे किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 50 साल के सेकुलर राज में नहीं मिला, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिला। क्यों भाई? वो तो लिबरल फेस थे ना, अच्छा और सच्चा मुसलमान। अटल जी लिबरल फेस थे ना? नहीं तो मैं अटल जी ने एपीजे कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। अब मैं कह रहा हूं, हम अबुल कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न देते हैं, भारत रत्न देते हैं। अब 10 साल में ऐसे काम नहीं कर रहे आप। अच्छा सुनिए भैया, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पोस्ट कौन होती है भारत सरकार में? मोस्ट सेंसिटिव पोस्ट एनएसए बहुत सेंसिटिव होती है। देन डायरेक्टर आईबी। डायरेक्टर आईबी होती है। अब ये सुनिए, जब मोदी जी आए तो हु वाज डायरेक्टर आईबी? आसिफ इब्राहिम। कोई सरकार पिछली गवर्नमेंट के डायरेक्टर आईबी को नहीं रखती। 8 महीने उनके कार्यकाल के बाकी थे। ए मुस्लिम रिमेन डायरेक्टर आईबी इन मोदी गवर्नमेंट। अब आप आइए मोदी जी की सरकार में, हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल क्लास में कोई मुस्लिम हो जो उनसे बड़ा आलिम फाजिल हो। हम ऐसे नॉलेजेबल लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और ये किसके साथ खड़े? इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, अफजल गुरु, बुरहान वानी। अब सुनिए, इसीलिए अब मैं कह रहा हूं, आप नाम छुपाने वालों के साथ खड़े। ये नाम छुपाने वालों के लिए इतने अरमान क्यों जगते हैं मेरे भाई? कि आसाम और बांग्लादेश में भी, बंगाल में भी, सुनिए पूरी बात होने दीजिए। कांग्रेस है, इंडिया है कि सर क्या है? इंडिया सारे सेकुलर ब्रिगेड, आसाम और बंगाल में भी नाम छुपाने वालों के साथ। एनआरसी इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरे असली नाम बाहर आ जाएंगे। अब सुनिए, लव जिहाद का कॉन्सेप्ट केरल में हमने नहीं दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने दिया। केरल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 को शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कोर्ट में इसको रेफर किया है, जिसमें एसटीएफ की रिपोर्ट है। वहां भी नाम पहचान छुपाने वालों से, पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान क्यों जुड़ते हैं? मैं कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज का भी आप बहुत नुकसान करते हैं। एक से एक अच्छे और सच्चे मुसलमान हुए उनके साथ नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ अपराधी और आतंकवादी के साथ क्यों जोड़ते हैं? और यही वजह है कि जब से देश सेकुलर हुआ है उसके बाद ये सारे लोग उभरे हैं। अब उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं, मैंने उत्तर प्रदेश के कितने कितने लोगों के नाम गिनाए। अब ये बताइए, ये देश जब सेकुलर नहीं हुआ था तो यूपी की पहचान क्या थी? मजरूर सुल्तानपुरी और जिगर मुरादाबादी, जोश मलियावादी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग। सुनिए वो, अरे कैफी आजमी, कैसे बड़े बड़े शायर होते थे। अब आप सुनिए, और अब पहचान क्या बनी? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। क्यों हो गया भाई ये?
और आपने मुस्लिम समाज के, फिर मैं यहां नैरेटिव की बात करता हूं, एक नैरेटिव सेट कर दिया मुस्लिम समाज में कि जो अपराधी और आतंकवादी है वो तुम्हारा है, जो शायर है, फनकार है, कलाकार है, साइंटिस्ट है, वो तुम्हारा नहीं है। अभी आपने बीच में राहुल गांधी ने बोला और उसमें आप लोगों ने बहुत बवाल मचाया, ये हिंदू हिंसा। मैं इस बात को एडमिट, आप लोग ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि जो इस देश का मूल नागरिक था हजारों साल पहले, 100 साल पहले, कई 100 साल पहले, वो कभी देश की बाउंड्री के बाहर तलवार बल्लम लेके नहीं गया लैंड्स को जीतने के लिए, मगर वो एक दूसरा वायलेंस का तरीका होता है, वो एग्रेशन है, कॉन्क्वेस्ट है, उसके अंदर एग्रेशन है, लेकिन एक दूसरे तरह का सामाजिक हिंसा जो है, हम कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है, मगर दलितों के खिलाफ हजारों साल की एक कुंठा जो उनके ऊपर परपेट्रेट किया गया वायलेंस, जो है वायलेंस ही है, डिस्क्रिमिनेशन का, जिसके कारण वो आज तक नहीं भूले हैं, जिसके कारण कुछ समय वो आपके साथ आए थे, मगर इस चुनावों में उनके अंदर एक मामूली सा नैरेटिव चला कि आप रिजर्वेशन अगर खत्म कर देंगे, अगर 400 सीटें आ गई, वो इतने सशंकित हैं अभी भी कि बीजेपी का जो डेमोग्राफिक बेस चेंज हुआ था फ्रॉम ए ब्राह्मण बनिया पार्टी टू अ पार्टी ऑफ द सबाल्टर्न्स, आपका वो कैरेक्टर खो गया फिर से इस चुनाव में, वो आपके खिलाफ चले गए। यहां पे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, फेक नैरेटिव्स कैसे बनाए जाते हैं। बीजेपी वाज अ ब्राह्मण बनिया पार्टी, इट वाज। अच्छा, जरा 1967 के 67 की बात कर रहा हूं, यूपी असेंबली में हमारे 96 एमएलए आए थे, जीत के देखिए कितने थे। दैट वाज जनसंघ, वो एक चलिए अब आप आइए, ये 1990 में बीजेपी के उभार से पहले के नेता कल्याण सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष 1984, विनय कटियार बजरंग दल के प्रमुख 1988, उमा भारती सांसद 89, साक्षी महाराज सांसद 89। अब ये बताइए, ये तो हमने पहले ही सब खड़े कर दिए थे ओबीसी नेता, तो ये ब्राह्मण बनिया पार्टी नजर आ रही थी। सर ये बताइए, राम मंदिर आंदोलन के चेहरे में कौन ब्राह्मण? हमारा थोड़ा रोल रिवर्सल हो रहा है सर, राम मंदिर में यू आर नाउ आस्किंग मी क्वेश्चन, मैं बताता हूं कि दीज वर द प्रोडक्ट्स ऑफ ए वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, जहां मंडल और मंदिर इकट्ठे आए और आपके इन लोगों को कैटअपल्ट। मैं कहना चाहता हूं, ये नैरेटिव उन्होंने दिया, दो वर द ओनली फैमिली पार्टीज। हो सकता है परिवारवादी दलों ने ही ये नैरेटिव देने का प्रयास किया। हम सदैव से सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे थे और मोदी जी ने आने के बाद उसको एक नए डायमेंशन तक पहुंचाया। ही ट्राइड, मगर एक फेक, और आपने खुद ये बात एक्सेप्ट की, बहुत अच्छी बात है। फेक नैरेटिव के द्वारा अगर कुछ किया गया है तो काट की हंडिया बार बार नहीं। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स में चलता है फेक नैरेटिव्स भी। हाँ, होता है, बिल्कुल चलता है। तो उसमें उस नैरेटिव ने, देखिए, अगर मैं इस बात को से नहीं डरता हूं कि बाहर नोएडा की सड़क सेफ है, तो चाहे मुझे आके कोई बोलेगा, मैं तब भी गाड़ी चला के जाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक पॉइंट टू टेक नोट है बीजेपी के लिए कि अभी भी इस वर्ग में, मैं यही क्यों कहता हूं कि अगर आप देखें तो घरों के अंदर अगर हम देखें तो मनुस्मृति में लिखा गया है वो नारी पूजनते वाला, उसमें ये बात अगर जब हम कहते हैं, मगर घरों में महिला को पीटा जाता है, महिला सेकंड सिटीजन है, महिला की 12 साल की लड़कियों से रेप होता है, हम कहते हैं कि हम हिंसा में इंडल्ज नहीं करते, मगर अवर वायलेंस अगेंस्ट विमेन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एनीबडी एल्स। वैसे 12 साल की लड़की से रेप अभी किसके साथ हुआ है? दैट इज वो समाज में। अच्छा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन दुनिया में सबसे ज्यादा कहां है? वो भी डिफरेंट है। अच्छा सुनिए, देखिए, हम बेहतर हैं कि नहीं दुनिया से? माइनर वुमेन के साथ शादी करने का रूल कहां किसके लिए है? वो भी डिफरेंट है। 4 बीबियां रखने का वो भी डिफरेंट है। हलाला करने का वो भी डिफरेंट है। मगर सारी बुराइयां हिंदू समाज में। नो, बट आई एम स्पीकिंग इसमें क्या है? हिंदू धर्म में वायलेंस कोई ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही आउटलैंडिश कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक नया एग्रेसिव हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट आया है। आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट के साथ वायलेंस होती थी। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि दिल्ली के दंगे हुए, उसमें कंफर्मेटिवली नहीं कहा जा सकता किसने किया 2020 में। 2013 मुजफ्फरनगर कंफर्टेबली नहीं कहा जा सकता। 1984 कंफर्मली नहीं कहा जा सकता। 2002 गुजरात कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। 87 का मेरठ का दंगा हो, 80 का वो, 47 में जरूरी नहीं कि यही गलत था। औरंगजेब में भी जरूरी नहीं ये गलत था।
खिलजी में भी जरूरी नहीं है गलत था, मगर एक ही चीज है जो 1000 साल पहले से आपने एकदम कन्फर्म मान रखा है, ये सत्य है। तो मैं तो बताना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी है हु वर शूद्रास, और उसके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट ही पेज में शायद 3rd पैराग्राफ में लिखा है कि आज के मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट वैदिक एज के शूद्र नहीं है, मगर ये सारा का सारा नैरेटिव समाज में लड़ाई लगवाने के लिए किया जाता है। मैंने ऐसे पोलिंग बूथ देखे हैं, गांव देखे हैं, इवन टिल 2002 जहां दलितों को वोट नहीं दिए जाने चाहिए। देखिए, पहली बार पोलिंग बूथ, देखिए दोनों में अंतर है। जहां पर मामला इकोनॉमिकल था उसको सोशल कर दिया गया, जहां सोशल की है। नहीं, अब मैं आपको बात बताता हूं। ये बताइए, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य कौन है? रामायण और महाभारत। रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि समाज आज कहां है? शेड्यूल कास्ट में, ठीक। और महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास। उनकी मां क्या थी? मछुआरिन। वो समाज आजकल कुछ जगहों पे शेड्यूल कास्ट, कुछ जगह ओबीसी। मतलब फैक्ट तो ये दिख रहा है, मगर बताना ये है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा नैरेटिव देना चाहते हैं तो मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा वायलेंस कहां हो रही है? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, अब मेरा पूरा सेंटेंस होने दीजिए। इंडियन गवर्नमेंट भी रेडी टू, मेरी पूरी बात होने दीजिए। जो बंगाल का सोशल कॉन्फ़िगरेशन है वही तो बांग्लादेश का था। तो 75% SC SC OBC थे। आज के पाकिस्तान बांग्लादेश में कहां चले गए? कहां चले गए? वो हुए वायलेंस के शिकार। जो लोग नैरेटिव बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं उनको पता होना चाहिए वो कहां चले गए, कट गए या कन्वर्ट हो गए। आज बंगाल में 91 जातियां ओबीसी में ऐड की जाती हैं, 85 मुस्लिम, जबकि वहां जाति नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा हूं नैरेटिव बड़ा भयानक बिल्डअप करके रखा गया है। आपकी थ्योरी में क्या इंडिया हैव इंटरवीन? क्या इंडिया इंटरवीन कर सकता था? नहीं, बांग्लादेश देखिए दूसरा देश इंटरवीन तो नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। परंतु क्या हिंदू जो वहां से भागेंगे अगर उनको शरण चाहिए होगी, अब सरकार तो आपके पास कानून भी है अब तो? देखिए, सरकार इस विषय पे सतर्कता से नजर रखे है, और जो भी एज पर लॉ एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द इंटरनेशनल जो भी ट्रेडिशंस जो होगा हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद ये जो मगर मैंने जो विषय कहा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो लोग कलकत्ता में रहते थे वही कॉन्फ़िगरेशन सिलहट में था, जो मालदा में था वही मुर्शिदाबाद में था, कहां चले गए? देयर इज अ स्टोरी सिमिलर। देयर इज अ स्टोरी नहीं, दिस इज द रियल स्टोरी जिस पर से आंखें बंद करने को कहा जाता है। और आज सीए में जो लोग हमसे नागरिकता मांग रहे हैं उसमें 80% शेड्यूल कास्ट। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे 2 सवाल बचे हैं कि सरकार ने फैसला किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट किया था उसको उन्होंने, सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि ऐसा कोई बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है। डू यू थिंक दैट्स अ राइट कोर्स करेक्शन टू सिग्नल, और कि दलितों को ये सिग्नल देना कि आपको खतरा नहीं है साहब? देखिए, इसमें प्योरली टेक्निकल मामला है। जैसे अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी, शेड्यूल SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। तो जो शेड्यूल कास्ट को दिया गया है वो उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है। जैसे इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लास नहीं है, वो एक सामाजिक आधार पर जो भेदभाव की व्यवस्था रही उसको समाप्त करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो एंगल है दैट इज सोशल नॉट इकोनॉमिकल, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी हिसाब से किया था और संविधान में भी यही लिखा। इसलिए सरकार ने कहा जो संविधान में लिखा हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसी को मानेंगे। क्विक क्वेश्चंस। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू क्रिएट ए सिचुएशन जहां राम वर्सेस शिव एक वो प्रेजेंट कर रहे हैं, बार बार शिव की फोटो लाते हैं वो पार्लियामेंट में, एक कोशिश है। देखिए, ये पूरी तरीके से आप ऐसे समझिए, अगर उनको शिव और भक्ति इतनी है तो किसी ने देखा राहुल गांधी ने शपथ क्या ली थी? भगवान के नाम की शपथ तो नहीं ली। ही हैज solemnly affirmed इन इंग्लिश। और मजे की बात, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ ली थी हिंदी में, मगर 24 में शपथ ली सत्यनिष्ठा की। आपका अधिकार है। हाँ, अधिकार है। तो ईश्वर पे विश्वास शपथ में नहीं है, फिर पार्लियामेंट में आके ईश्वर की फोटो दिखाते हैं। इसे कहते हैं एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप शपथ में तो ईश्वर का महत्व नहीं है, राजनीति में फोटो दिखाने के लिए ईश्वर का महत्व, और वो भी बहुत अपमानजनक तरीके से दिखाया। भगवान शंकर या गुरु नानक देव की ऐसी फोटो में दिखाना फिर रखना। डू यू थिंक ही हैज इम्प्रूव्ड एज ए लीडर? थोड़ा कुछ एक कंसिस्टेंसी है, कुछ आपको दिख रही है? मुझे उच्छृंखलता ज्यादा दिख रही है, और उद्विग्नता, व्याकुलता ज्यादा दिख रही है। मतलब उनके लिए एक लाइन में कहूंगा,
थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं पहुंच पाए, पर कम से कम फर्स्ट रो में आ गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए। ये लाइनें बनाते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा ही फेमस एक गजल है, उसकी एक लाइन है। अच्छा। वो गजल ये कहती है कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। पर इनके लिए तो लागू होता है, गुस्ताख लब हैं, तनी है भौहें, और दिलों में नफरत नई नई है। पर उसकी आखिरी मिसरा है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में। पहली सफ मतलब फर्स्ट रो में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो इनका जो है, जो आप कह रहे हैं चेंज आया, वो हवा में ज्यादा उड़ रहे हैं, धरातल पे कम। हु इज द वन डिबेटर फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी जिसके साथ आपको डिबेट करके अच्छा लगता है? देखिए, मैं पहले बात कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि जिससे मैं बात करूँ और या जो दर्शक हों, उनके दिमाग को हिट करे, दिल को हिट ना पड़े। दिमाग पे चोट पड़नी चाहिए ताकि वो सोचने पे बाध्य हो कि क्या सच है। दिल पे चोट नहीं पड़नी चाहिए। और जहाँ तक अपोजिशन वाली बात है, तो मैंने आपसे बताया कि भाई जब मैंने डिबेट शुरू की थी तो सलमान खुर्शीद जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, जनार्दन द्विवेदी, प्रमोद तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, इवन यंगर जनरेशन में मनीष तिवारी से लेके, और मैंने चिदम्बरम जी तक बहस की है। बहुत से लोग जब हमारी पार्टी में आ गए, कांग्रेस में बड़े सीनियर थे, जगदम्बिका पाल जी और रीता बहुगुणा जोशी। अब आपको लगता है कि उन लोगों का आज के लोगों से कंपैरिजन आज के में कौन है? यानी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप तोरी तरकारी टिंडा लेने गए हैं, उसमें से बेस्ट सब्जी किस दुकान पे मिल रही है? कौन है बेस्ट सब्जी? Who is a good debater? पहली बात तो मैंने कहा, जब इतने लोगों से डिबेट की तो वो कंपैरिजन ही सरासर अनुचित है। और आज कहें तो क्यों किसी का नाम लेके किसी के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं? समझने वालों को समझना चाहिए। एंड कौन ऐसा कोई है जिसके साथ अब नहीं करना चाहते? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अब ऐसे रेल में आ गए, आप जिनको बिल्कुल नहीं पसंद करते। नहीं, अब ये तो दर्शक देख के खुद ही कमेंट करते हैं कि इसके साथ डिबेट करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। वसीम बरेलवी का शेर है ना, कौन बात कैसे कहाँ पर कही जाती है, ये सलीका हो, पता हो तो हर बात सुनी जाती है। मगर पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा आपसे खुश हो गया तो आपको हाथी दे दिया, और किसी बात तो उसको बुरा लग गया तो हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिया। तो एक कहावत होती थी, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव। राजनीति में ध्यान रखना चाहिए। एक आपसे आपको लगा मैं बहुत अच्छी बात किया तो हाथी के सर पर है, और जरा सा गलत किया तो आपका कैरियर हाथी के पाँव के नीचे आ जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, थैंक यू वेरी मच for giving us so much of time. Hotspot feels delighted that you gave us so much of time and shared all your experiences with us. सुधांशु जी ने आखिर में जो बात कही है, मेरे ख्याल से हर बडिंग नेता के लिए, जो कि स्पोक्स पर्सन या किसी नैरेटिव का एक लाइन और मैं बोल देता हूँ। जो आपने दोहा कहा, तो रहीम का दोहा है कि बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी आपका वाणी, आपके शब्द बहुत अमोल हैं। ये तब बोलिए जब हृदय के अंदर उसको तराजू में तौल लीजिए अच्छे ढंग से कि क्या अच्छा क्या बुरा है, तब मुख से बाहर निकालिए। तो ये था बोनस दोहा सुधांशु जी का। हॉटस्पॉट में इतना ही। दैट्स ऑल वी हैव इन द हॉटस्पॉट दिस टाइम अराउंड। प्लीज फॉलो अस, प्लीज सब्सक्राइब अस एंड कीप गाइडिंग अस। थैंक यू वेरी मच।